औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम और मैं हूँ अरसला सिद्दीकी। आज हम 22वें रमज़ान की इस नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है और वो है गरूर और तकब्बुर। जब इंसान गरूर करता है तो ये भूल जाता है कि जिस चीज़ पे वो गरूर कर रहा है वो तो उसकी है ही नहीं, वो रब की अता करदा है और जो रब दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है। और जब इंसान तकब्बुर की कैफियत में होता है तो वो अपने से नीचे हर आदमी को कमतर समझने लगता है, जिससे माशरे में बुराई पैदा होती है और अल्लाह ताला ने गुरूर और तकब्बुर करने वालों को शदीद नापसंद फरमाया है। बिल्कुल, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और आज हमारे साथ यहाँ पर एक NGO मौजूद है, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि स्टूडेंट रन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशान, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम काशान, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं उर्फा सफदर, डायरेक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा था स्टूडेंट चला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो NGO या ऑर्गेनाइजेशन है ये बच्चे चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो ये मुझे फाइनल ईयर के लग भी नहीं रहे थे, ये इतने छोटे से लग रहे हैं। इतने छोटे छोटे से हैं ये लोग। हाँ, और ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटे लग रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो आपकी वेलफेयर है ये किस तरह काम करती है और क्या क्या किन किन सेक्टर्स में हेल्प करती है लोगों की? बेसिकली पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल फलाही इदारा है जो पिछले 47 साल से सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स चला रहे हैं। हमारी बेसिकली दो सर्विसेज होती हैं, ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और ब्लड सेंटर। हमारा ना ब्लड सेंटर जो होता है वह पूरे सिविल के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट रोजाना 150 से 200 ब्लड बैग्स देता है। और थैलेसीमिया के अंदर हम लोग हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, अराउंड 150 से ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, वो उनको हम हर 15-20 डेज़ के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। हमारी सारी सर्विसेज जितनी हम देते हैं ये कंसल्टेंट के जानी होती हैं और प्रॉपर ट्रेन स्टाफ इसको ओवरलुक कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने साल से ये इदारा काम कर रहा है? 74 ईयर्स से। 74 ईयर्स से? 47 यस, 47 ईयर्स से ये इदारा काम कर रहा है, जिसमें आप लोग जो हैं जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं या किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो ये डाउ मेडिकल के अंदर के डाउ के स्टूडेंट्स चला रहे हैं। इसी भी हॉस्पिटल में वाक़या है और डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रन कर रहे होते हैं। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल में है ये? यस, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्या सर्विसेज हैं? आप क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर डायरेक्टर हैं, तो आप क्या रोल क्या है इधर? PWA की मेनली दो सर्विसेज हैं। एक हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है जिसकी डायरेक्टर मैं हूँ, और उसके अलावा हमारी थैलेसीमिया सर्विसेज है। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के अंदर हमारा ब्लड बैंक आता है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगल यूनिट ब्लड बैंक है। और रोज़ाना के बुनियाद पे 150 से ज़्यादा ब्लड बैग्स और ब्लड प्रोडक्ट्स हम अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी सर्विसेज है थैलेसीमिया सर्विसेज। इसके अंदर हमारा थैलेसीमिया डे केयर आता है। यहाँ हमारे पास 200 से ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें हम लोग हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। उसके अलावा लैब टेस्ट, आयरन कलेशन थेरेपी और दीगर अद्वियात हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पेशेंट्स को देते हैं। ये तमाम सर्विसेज हमारी ट्रेंड स्टाफ, कंसल्टेंट हीमेटोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के ज़ेरे नज़र होती है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने मुझे ख़ुद भी बताया था कि स्टूडेंट इसे रन करते हैं, तो एज़ वॉलंटियर आपने कितने टाइम पहले इसको ज्वाइन किया? हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था, पहले एज अ वॉलंटियर, फिर अब थर्ड ईयर के अंदर एज अ डायरेक्टर। मैं सोच रही थी कि 47 ईयर्स हुए तो इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हो। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ये इन लोगों की तो उम्र ही नहीं है इतनी। हाँ, ये थर्ड ईयर में, ये फाइनल ईयर में है, जिस पे मुझे डाउट ही हुए जा रहा है कि ये फाइनल ईयर में छोटे से डॉक्टर साहब निकलेंगे हमारे पास से। अच्छा, अमूमन इसका तरीक़ेकार क्या होता है? आप लोगों से ब्लड लेते हैं, ज़ाहिर है, तो लोग आके डोनेट करते हैं ब्लड? जी, हम लोग दो मेन तरीक़ों से अपना ब्लड स्टॉक मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज बेसिस के ऊपर करते हैं कि जो पेशेंट्स हमसे ब्लड ले रहे हैं वो ही हमें ब्लड डोनेट करें या फिर उनके कोई रिलेटिव्स जो कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पूरा साल ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। इसी बात के ऊपर अगर कोई भी जानते हैं किसी कॉन्टैक्ट्स को जो कि हमारे लिए ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, तो प्लीज़ PWA को कॉन्टैक्ट करें हमें। अच्छा, ब्लड कैंप जो आप कह रही हैं ऑर्गेनाइज़ कराना है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? उसमें आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए होती है?
हम लोग यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करते हैं जो कि ब्लड कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और उसके बाद हम लोग फिर उनसे कोऑर्डिनेट करके करवाते हैं। अच्छा, ब्लड लेने से पहले की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक तो ज़रा मुझे बता दें कि वो क्या होती हैं और कितना फिर उसका क्राइटेरिया क्या है? हम लोग सबसे पहले तो ब्लड की स्क्रीनिंग होती है हमारी WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से। हम 5 पैरामीटर्स के हिसाब से अपने ब्लड को स्क्रीन करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और मलेरिया शामिल होता है। उसके अलावा ब्लड देने का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर सबसे पहले तो उम्र का आ जाता है कि 18 से 65 ईयर्स के दरमियान आपको होना चाहिए, वेट आपका 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है फीमेल्स के अंदर 12 से ज़्यादा होना चाहिए और मेल्स के अंदर हमारा 13 ये उन लोगों का आप बता रही हैं जो डोनेट करना चाहते हैं। डोनेट करना चाहते अच्छा, हैं। जब वो आपके पास आते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा रैंडम आपके पास आया तो पहले आप लोग ये चीज़ें एट ए टाइम फ़ौरन चेक कर सकते हैं? आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं? जी, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है जो कि पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बगैर हम लोग बिल्कुल ब्लड नहीं डोनेट करने देते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी चाहिए कि ये जो तायरे बच्चे काम कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छा काम है, तो वहाँ पर ब्लड कैंप्स लगाएं और कोई ऐसी उसमें चीज़ें नहीं होती। अच्छा, वैसे कहा जाता है शहरी कि ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद, ताकि मतलब नया कितने खून टाइम आपके अंदर बाद बनता करना है। चाहिए कि मंथ्स का पीरियड होता है एक सर्टेन क्या 56 डेज के 50-60 बाद डेज के बाद आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अच्छा, एक ही बॉटल कर सकते हैं? हाँ, ये एट अच्छा अ टाइम सवाल है। एक ही बॉटल करते हो हैं। सकती है वो पूरी बॉटल जो बड़ी वाली होती है। अच्छा, लोगों के जहन में एक फियर होता है ब्लड देते वक्त, जी ब्लड देंगे तो उसके बाद चक्कर आ जाएंगे। बहुत से लोगों के जहन में है ये सवाल कि भाई हमने ब्लड दिया अब हमें चक्कर आ रहे हैं। ये उनके जहन की चीज़ है या वाकई में आने लगते हैं? वाकई में हो सकता है ऐसा। आ सकते आ हैं। सकते हैं, अगर कोई बंदा इसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए अगर देते हुए उसके आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट लोगों में ऐसा मसला नहीं होता। और अगर कोई कुछ ऐसा मसला होता भी है ना, अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेन स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है जो उस पर फ़ौरन उनको ट्रीट कर सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी को चक्कर आ गए? उनको ग्लूकोज पिला देते हैं, एक वाइट ग्लूकोज की पिला देते क्योंकि हैं। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा ब्लड दिया था तो मुझे वो उन्होंने एक जूस का डब्बा पिलाया था। अच्छा, नॉर्मली लड़कियां जब ब्लड देने जाती हैं ना किसी टेस्ट के लिए तो वो इतना सा ब्लड निकलता है उनका, उसको उसमें भी चक्कर आ जाता है। हाँ, उसमें भी चक्कर आए थे। और मुझे याद है बहुत पहले हमने दिया था ब्लड, बहुत पुरानी बात है। वो एक कैंप लगा हुआ था, एक बड़ी मशहूर फाउंडेशन है उसका, तो हमने भी कहा चले दे देते हैं। तो फिर उन्होंने एक जूस का डब्बा दिया था। चक्कर तो नहीं आए थे मुझे उस वक्त, मुझे तो नहीं आए थे चक्कर। हाँ बिल्कुल, आवाज़ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो एक ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम मैं नहीं ले सकता, थोड़ा आप भी सोचें। अच्छा, इससे जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की सतह पे आप लोगों की कोई हेल्प होती है? गवर्नमेंट सेक्टर कुछ हेल्प करता है इसमें आपकी? गवर्नमेंट से जी, गवर्नमेंट में हेल्प करता है इन फॉर्म में ग्रांट देता है पर ईयर, हर ईयर के ना क्वार्टरली हमें ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है ग्रांट आपको? मिलता है हमें। तो आप लोग जाके कभी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर काफ़ी हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनसे कभी मिलते हैं जाके? Yes, मिलते इनको हैं। मोटिवेट करते हैं इस चीज़ यस, असल में हमारा मेन मकसद जो है जो ट्रीटमेंट है, हमारा मेन मकसद अवेयरनेस भी है कि मतलब थैलेसीमिया जो है वो प्रिवेंटेबल बीमारी है जो हम मतलब प्रिवेंट कर सकता है स्क्रीनिंग के जरिए। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ज़्यादा से आवाम को अप्रोच करें, कंपनीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को और दीगर इलाकों को, वहाँ पे हम कैंप्स करवाएं। तो कैंप हो जाता है, वहाँ पे सेशंस करवाएं कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ब्लड देना चाहिए और थैलेसीमिया के बारे में कि थैलेसीमिया बीमारी है जो बचा जा सकता है विद प्रॉपर स्क्रीनिंग। अच्छा, थैलेसीमिया से कैसे बचा जा सकता है? मैंने सुना है कि थैलेसीमिया का जो भी पेशेंट होता है वो एक एज उसकी लिमिट होती है कि इस एज में आके फिर उसने जो है इस दुनिया से चले जाना है। इज़ दैट ट्रू या मैं गलत हूँ? थैलेसीमिया की दो टाइप्स होती हैं ना, एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। माइनर टाइप जो होती है उसके ना जिस पेशेंट को होती है उनको जिस्मानी तौर पर कोई मसले नहीं होते, उनको खून की कमी भी नहीं होती। लेकिन मेजर टाइप जो होती है वो ख़तरनाक टाइप होती है, उसके अंदर पेशेंट को खून की कमी होती है और उनको हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर खून लगवाना पड़ता है। इससे बचा जा सकता है कि अगर पेशेंट माइनर है और उसको जैसे माइनर है उसको कोई असरात नहीं आ रहे, लेकिन अगर इसमें शादी कर ले उसको माइनर है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कि उनके बच्चों का मेजर हो सकता है। अच्छा, ये बात भी कहते हैं कि शादी से पहले, स्पेशली कज़न मैरिजेस से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराना चाहिए, ये बात है? इसका टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके जी, ये थैलेसीमिया के लिए ख़ास होता है। आप शादी से पहले अपने आप को स्क्रीन करवाना सबके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। थैलेसीमिया मैं नहीं समझ पा रही। थैलेसीमिया ये होता है कि बच्चों के साथ पैदाइशी एक बीमारी होती है, आप ज़्यादा अच्छा बताएंगी। बताएं बताएं ये एक please। मौरूसी बीमारी होती Okay। है जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर आती है। इसके अंदर जो आपका खून होता है वो सही से नहीं बन पाता, Okay। जिसकी वजह से फिर बच्चों को रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात
पेश आ सकती हैं। उसके अलावा फिज़िकल मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा कि हर बंदे को कराना चाहिए, ये सिर्फ स्पेशली कजन्स मैरिजेस में नहीं है कि इसमें ज़्यादा आती है चीज़ देखिए, सामने? कज़न मैरिजेस के अंदर ज़ाहिर है ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड एक ही होता है डेफिनेटली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें नहीं आइडिया कि किसको थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर के अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसीलिए हर बंदे को एक एहतियात के तौर पे करवाना चाहिए ये टेस्ट। करवा लेना चाहिए ये टेस्ट, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और जिस तरह ये बच्चे काम कर रहे हैं इनको बिल्कुल अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनका साथ भी देना चाहिए। बिल्कुल। और ये सवाब का काम भी है खून देना, और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप खून देते हैं तो फिर नया खून बनता है। ऐसे ही डॉक्टर साहबा? सही है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे इस Thank नशिस्त you में जी, आए, thank you। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप लोग इसी तरह अच्छा काम करते रहे, अच्छे डॉक्टर बने। और आपको जब डॉक्टर की डिग्री मिलेगी तो आपका नाम हम रख देते हैं छोटे डॉक्टर साहब। तो आज छोटे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन छोटे डॉक्टर साहब आज से इनका नाम मैंने रख दिया है। तो कभी हम आएँ तो हमें आप देख लीजिएगा अच्छी तरह। और कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं? जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ बताना था कि ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्टर हो, अगर आपको किसी जान बचानी है ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर होकर जान बचाएं। आप अपने एहतियात से, अपनी ज़कात से, डोनेशन से भी किसी मुस्तक इंसान को खून फराहम कर सकते हैं, किसी थैलेसीमिया के बच्चे को एक नई ज़िंदगी फराहम करने का ज़रिया दे सकते हैं। बिल्कुल जी, ये बात सही कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि डॉक्टर ही का काम है ज़िंदगी बचाना, वो तो ठीक है ऑपरेशन थिएटर में और अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप अपने ज़कात से, एहतियात से और स्पेशली ब्लड डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे भी मैसेज ले लेते हैं ना। आपको मैसेज आप भी देना प्लीज़ कोई मैसेज दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चों को मुतासर करती है, और इसे प्रिवेंट किया जा सकता है खून देके। और दूसरा, आप PWA का साथ दे सकते हैं अपनी ज़कात और एहतियात हमें देके। अभी हमारी ज़कात कैंपेन भी हो रही है जो कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो रमज़ान के इस महीने में आप अपनी ज़कात देते हुए हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपकी ज़कात से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। तो ऐसा काम क्यों ना किया जाए। वेरी गुड, बिल्कुल जी। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ट्रांसमिशन। बारान रहमत ब्रेक से वापस आ गए हैं और आ गए हैं हम हमारी और आपकी फेवरेट जगह में, मतलब किचन में। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप बड़ा लोग आपने कैसे हैं? गरारा पहना हुआ है, शरारा। अपना ड्रेस है आज। आज अपना है ना, आज जब भी अपना अच्छा ड्रेस लग है रहा है। और क्या आज बन रहा है आज? नींद में लग रही है कुछ मुझे। नींद पूरी नहीं हुई आपकी? मुझे लग रहा है हम सब में से किसी की भी कोई खास अच्छी नींद पूरी हो नहीं पा रही है हाँ, आज। ये कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मसला चल रहा है। क्या बना रही है जनाब? आज बन रहा है थ्रेड चिकन, जो कि मैंने आप लोगों के थ्रेड? सामने थ्रेड चिकन, ठीक है थ्रेड जी। चिकन, लच्छे वाली चिकन, स्पाइडर चिकन जो बोलना अच्छा, मैं चाहें आप। समझा स्पाइडरमैन वाली चिकन। मैं समझा थ्रेड आप धमकी दे रही हैं। मैं ये समझा थ्रेड। अच्छा, थ्रेड। डी थ्रेड। वाला, डी अच्छा, वाला। डी वाला। थ्रेड ओके। का मतलब इसके अंदर क्या है ऐसा जो ये थ्रेड है? समोसा पट्टियाँ होती हाँ, हैं, रोल पट्टियाँ उसके होती हैं, वो है ना उसके ये, बिल्कुल मैं पतले समझ गई। पतले, राइट। आप राइट। काट लो उसको और फिर उसको जो अब है आइए marination अपनी में- एक्चुअल ज़बान पे, समोसे हाँ, पट्टियाँ होती हैं, उनकी पतली पतली चीज़ें काट लो तो कभी वो मैंने होता बोला आप है। लच्छा चिकन भी बोल दें इसको। ओके ओके, ठीक है जी। और ठीक है। साथ में मोहब्बत के शरबत बन रहा है। मोहब्बत का शरबत। Yes। मोहब्बत में मोहब्बत शरबत क्यों है बोला इसमें? आपने? ये वो आप वाटरमेलन कहीं क्या पे- बोलती थी अपना? वाटरमेलन पंच? नहीं, वो अलग होता है ना। वो अलग अच्छा, है भाई। ये अलग है। अच्छा, ये ओके। मोहब्बत के शरबत में मोहब्बत है? ये हाँ, बताएं ना। मैं बना रही हूँ, क्यों नहीं असल तो होगी? मोहब्बत की कमी है। हाँ, बिल्कुल खुलूस से बनाएंगी खुलूस से अपने। बनाएंगी? मैं बना रही हूँ, आपको ठीक क्या है, लगता नहीं होगी? ठीक है। ठीक है जी। भरी रेसिपी होगी, बताएं ये वाली भाई। इसमें जो है मैरिनेशन मैंने करी है पेपरिका, तिक्का ठीक है। मसाला, लेमन, एग की, ताकि क्योंकि ये बाइंड हो जाए, क्योंकि हम जब पट्टियाँ को जो है पूरे उसको बाइंड कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, तो वो उसको कैच कर लेगी जैसे कि ये बाइंड हो गई है, ठीक वरना है। जो है ना खुलती रहती हैं। सही है। इसलिए एग भी जाएगा हमारे मैरिनेशन को। कम से कम 30 मिनट्स आप उसको रखो रेस्ट के लिए, और फिर इसको जो है करके आप फ्रीज़ कर लो। फ्रीज़ करने के बाद जो है डीप फ्राई कर लो। Okay। ऑयल हमारे पैन में डला हुआ है, बट हमें थोड़ी सी और नीड है, तो हम डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे, कॉर्न ऑयल, क्योंकि हेल्दी है, लाइट फ्रेंडली है। कॉर्न ऑयल जो है डालडा का नया आ गया है हमारे लिए, जायकेदार खाने, लाइट हेल्दी हार्ट के साथ। और इसमें 4 गुना कोलेस्ट्रॉल एजेंट है जो रिड्यूस करता है आप लोगों के वेट है। को, तो ये लाइट है। कोलेस्ट्रॉल जो है, जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा जब ही आप है। यूज़ करते हैं तो उतना नहीं आता है। ऐसा ही है। तो डालडा कुकिंग ऑयल में हम लोग उसको डीप फ्राई करेंगे। साथ में जो है हमारा मरहबा गुलबहार, तो ये जहाँ गरम है पे आपका तेल?
तेल गर्म है, मैंने थोड़ा सा और ऐड करा क्योंकि डीप फ्राई होता है ना, तो इसलिए। और मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूल और खालिश जड़ी बूटी की अर्कियात से बना हुआ, उसी से हम लोग अपना बनाएंगे मोहब्बत का शरबत। मोहब्बत का शरबत जी, जो कि जिसमें मोहब्बत होगी, खुलूस होगा इनका, होगा, बिल्कुल होगा। और इन्होंने खुद भी कपड़े भी वैसे ही पहने हुए हैं आज। ठीक है। ये लेकिन बड़े अच्छे खाने बना रही हैं भी, जितने दिन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे, आज 22वां रमजान मेरी तो मुबारक है। फेवरेट शेफ बन गई हैं हाँ, भाई है, तो ये भी और शेफ जलाल भी। हाँ, तो ये जो है बड़े ज़बरदस्त से खाने जो हैं वो बनाती हैं। और इस वक्त हमारी निशिस्त पे हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिज़ाइनर फ़राह लाखानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और जिनकी आवाज़ सुन के आपके अंदर आ जाती है एनर्जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं गौहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़राह, पहला सवाल क्योंकि आपसे बनता है, क्योंकि अब ईद करीब है और डिज़ाइनर्स की और जो भी हमारे ब्यूटिशियंस होती हैं, ये उनकी ईद होती है। बिल्कुल कैसा असल जा रहा उनकी है? ईद होती है। असल में उनकी ईद होती है। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त कोई नए डिज़ाइन मार्केट्स में आए हुए हैं और कैसा जा रहा है बिजनेस, सब चीज़ें? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का अच्छा रिस्पांस है लोगों का। लास्ट आपके ही यहाँ पे मॉर्निंग शो में मुझे बुलाया था, विंटर में क्या चलेगा और नेक्स्ट क्या ट्रेंड में आ रहा है, उस पर मैंने काफ्तान पे बात की थी और पलच्छी सूट्स पे बात की थी। उसके बाद काफ़ी लोगों को समझ में आया कि काफ्तान क्या है, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी अच्छे से एलेबरेट किया था कि एक लंबा सा कुर्ता और आजकल लॉन्ग ट्रेंडिंग में था काफ्तान। यस, अभी वापस से ज़्यादा वापस ट्रेंड भी में आ आया गया है। तो अभी शादी ब्याह के ओकेजन हो गए, ईद के ओकेजन्स हो गए, वैसे अफ्तार पार्टीज हो गई, तो उसमें कैजुअली और फॉर्मली दोनों तरीके से काफ्तान काफ़ी अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कवर्ड और भी होता है ना, बिल्कुल, और वो ढीला ढाला सा जो एक अटायर होता है, वो ज़रा आपको कंफर्टेबल भी Yes. रहता है, स्पेशली मौसम के हिसाब से। रमजान में भी। अच्छा, ये जो ट्रेंड की बात होती है कि आजकल ये ट्रेंड में है, आजकल वो ट्रेंड में है, ये ट्रेंड सेटर्स होते कौन है? ट्रेंड सेटर आप खुद होते हैं, हम सब ट्रेंड सेटर होते हैं। Okay. हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बताता है कि हमने जो पहना है उसमें हम कितना कॉन्फिडेंट हैं। वो Yes. कॉन्फिडेंस आपका बेसिकली ट्रेंड Exactly. सेट करता है। अभी आप देख लें तो शॉर्ट शर्ट्स भी चल रहे हैं, लॉन्ग काफ्तान्स भी चल रहे हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के कट्स की वैरायटी चल रही है और सभी कुछ ट्रेंड में है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा लगता है और आप ये- उसको अच्छे से कैरी करते ये हैं, वही वो वाली आपका बात हो गई ना स्टाइल कि है। कपड़े तो हर कोई पहन लेता है, लाखों बिल्कुल। के भी हजारों के भी, लेकिन कैरी करना आना Exactly. चाहिए। तो आपको अगर कैरी करना आता है ना, तो डजंट मैटर कि आपने कितने Out का of सूट style पहना है या हुआ आपने क्या पहना है। एग्जैक्टली, तो- वो आप जो पहनेंगे वो हम सब ट्रेंड सेटर हो Exactly. सकते हैं और बेसिकली। ये भी होता है कि पहनने वाले की पर्सनैलिटी ऐसी होनी Yes, चाहिए कि चाहे बिल्कुल, उसने yes. सस्ता भी पहना हो, अगला Yes. इसने तो सही। महंगा पहना हुआ है। तो Yes. अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए बिल्कुल। रादर देन कपड़ों पे। वो आई Truly- थिंक ज्यादा truly इम्पोर्टेंट है। believe, truly अंदर believe. से आप जितने खूबसूरत हैं और वो फिर छलकता भी आपके चेहरे पे भी, आपकी शख्सियत पे हाँ। भी। और रमज़ान के वसूख से मैं यही कहना चाहूँगी कि अंदर काम किया जाए तो अच्छा, ज़्यादा बेहतर मुझे है। आप एक बात बताएं कि आपको माशाल्लाह कितना टाइम हो गया है फैशन डिज़ाइनिंग में? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? बहुत छोटे माशाल्लाह। लेवल से मैंने शुरू किया था और काफ़ी स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। तो ग्रेजुअली बट शौक माशाल्लाह। होता है तो वो आपको पता है ना, थोड़ा सा हट के, उसमें आपको नींद भी नहीं आती, उसमें आपका एक ड्रीम होता है, यू ड्रीम बिगर एंड बिगर एंड बिगर, तो फिर उसमें आप थकते भी नहीं, एक पैशन बन जाता है। सही। तो वहाँ से आई आइडेंटिफाइड कि ये मेरा पैशन है। अच्छा, कभी कभी ज़ाहिर है जब इंसान शुरुआत करता है तो कभी मिस्टेक्स भी होती हैं, तो कभी बिल्कुल। कुछ ऐसा हुआ कि किसी का सूट है वो ख़राब बन गया, आपने कहा अरे यार बनना ये था, बन ये गया? हो जाता है इस तरह से, अभी तक भी होता है। अभी तक होता है? क्योंकि हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जब हम, क्योंकि स्टिच हम खुद नहीं कर रहे, तो जब किसी को हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्टिच करना है, कभी कभार मुबालगा हो जाता है अच्छा, डिजाइन समझने में, आपका होता है समझाने में। डेफिनेटली, टेलर जो है वो बिल्कुल, उसको जब आप स्टिच करते हो और वो इतने सारे हाथों में से, जैसे बिल्कुल। डाइंग हुआ, फिर कटिंग हुआ, मार्किंग हुआ, फिर वर्क फिर हुआ, काम फिर सारा। स्टिचिंग हुआ, तो उस इतने सारे स्टेप्स पे अगर किसी ने समझने में हेर फेर कर दी तो चीज़ थोड़ी चेंज हो सकती है, हो भी सकता है, और ऐसा होता भी है। फिर हम उसको स्टॉक में रख के एक नया डिज़ाइन बना लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने मिलती हैं। काफ़ी दफ़ा हम कुछ एम्ब्रॉयडरीज ऐसे करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती, अब कर तो लिए हैं, लेकिन वो फिर हमारा सैम्पल पीस बन जाता है। हम खुद क्लाइंट को एक्सप्लेन ये करते तो हैं बहुत कि होता है ये- डिजाइनर्स के हाँ, साथ। कि ये हमने किया तो है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि समटाइम्स प्रैक्टिकल नहीं होता। स्लीव्स पे कढ़ाई है, वो पूरी ये आपने लग अभी भी के। अपना ही पहना है? जी 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 बिल्कुल। ओके। ये ये अच्छी भी बात है, एक- अपने कपड़े सिए और खुद ही पहन लो। तो वो डिजाइनर कभी भी और कपड़े नहीं, अपने ही डिजाइनर के कपड़े पास पहनता कपड़ों है की कमी नहीं डिजाइनर। होती है। अच्छा, ये- आप ख़वातीन की कपड़े डिज़ाइन करती हैं? नहीं नहीं, मैं जेंट्स के भी करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के, जैसे फादर सन के भी मैचिंग करती हूँ, ओह माशाल्लाह। माँ बेटी के भी मैचिंग करती पूरा हूँ, तो couple पूरा वाला भी फैमिली बनाती वाला हैं, भी family करती हूँ, तो वाला। काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है।
तो मर्दों में क्या आजकल ट्रेंड है, मर्दों का भी कुछ बता दें, जी हमने जी कुछ बिगाड़ा बिल्कुल थोड़ी है। बिल्कुल। मर्दों का ये है कि वो जो आपकी लूज क्यूलॉट टाइप की जो शलवार है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। वो जो शलवार है वो थोड़ी सी तंग हो गई है, हल्की सी उसका जो घेरा है वो कम हो गया, और कह सकते हैं स्ट्रेट पजामा टाइप की ट्राउजर आ गई हैं और शर्ट आपकी शॉर्ट हो गई है। ये आपको बहुत देखने को मिलेगा इस बार, और काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने भी ये ट्रेंड ज़्यादा नहीं दो चार सूट्स में चेक किया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि उनका लॉन्च करते ही वो सब सेल आउट हो गया। कभी शॉर्ट शर्ट पसंद की जा रही है। कभी कभी कुछ ऐसे डिज़ाइन आते हैं कि जो शुरू में हमें समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन एकदम से वो टॉप ट्रेंडिंग हो जाते हैं। एक्चुअली वो जो है ना थोड़ा सा फिटनेस वाले लोगों पे ज़्यादा सूट करता है, और आप देख रहे हैं आजकल हमारे जो यूथ है और हमारे जो भी एज के लोग हैं वो फिटनेस के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो शॉर्ट शर्ट और वो स्टाइल बहुत सूट कर रहा है उनकी बॉडी पे। जब बॉडी बन जाती है तभी बंदा कहता है कि कुछ ऐसा ट्राई करे, उससे पहले तो घबराहट वरना होती है। पेट के साथ तो वो अच्छा नहीं तो लगेगा। आप मुझे ये बताएं, आपके जो ड्रेसेस हैं उनके प्राइजेस ऐसे हैं कि मतलब उसको कौन सा वाला तबका ले सकता है? अभी क्योंकि ईद आ रही है, क्या आपके ड्रेसेस भी आसमानों से बातें कर रहे हैं? आसमानों से बातें करते हैं, क्योंकि हम जो कपड़ा सोर्स करते हैं वो आपको पता है चाइना से, और सारी इंपोर्ट ड्यूटीज उस पे होती हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है, लोकल फैब्रिक्स यूज करके भी हम अच्छे बना देते हैं, मिडल रेंज आउटफिट्स बनाते हैं और सबको खुश करते हैं। मेरा ये इंक्लूसिव अप्रोच का बड़ा एक सीन है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हर एज, हर तबका, हर जेब सब पहन पाएं, अफोर्ड कर सकें। यहाँ पर फरा ने ये कह दिया कि हम ना आए इनके पास, क्योंकि ज़ाहिर आसमानों से बातें हो रही हैं। नहीं, मैंने यही कहा, मैं तीनों चारों बातें की हैं। हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हमारी रेंज में हो जाएगा। आसमानों से बातों वाली पे भी आ सकते हैं, मैं बता रही हूं। आसमानों से बातें वाले चीज डिफरेंट बनती है ना, जो प्योर फैब्रिक्स होते हैं वो डिफरेंट है। हमारे पास प्योर का हमें आप लोकल फैब्रिक में बना दें, हमें कोई मसला नहीं है। लोकल में भी आपको बहुत अच्छे फैब्रिक्स बन रहे हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के लोकल फैब्रिक में हम बड़ा खुश रहते हैं जी, क्योंकि मैंने एक बात सीखी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाएं कि आप जो पहने वो अच्छा लगे। गौर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इसी के साथ मैं अगेन आपकी तरफ ही आऊँगी, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे कपड़ों की और ईद भी आ रही है। तो लड़कियों के लिए अभी क्या नया जो है वो निकला है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? शॉर्ट वाला तो मुझे पता है, शॉर्ट शर्ट तो चल रही है। फर्शी क्या आपको लगता है दोबारा से अभी है या जा चुकी है? नहीं, फर्शी है अभी और चलेगा। फर्शी अगली ईद तक भी चलेगा, अगली ईद तक भी चलेगा। फर्शी अच्छे से हमारा जो बॉडी टाइप है उसमें बहुत अच्छे से उसका रिस्पांस आया है और पहनने से भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, तो जो हमें लग रहा था कि एक ट्रेंड है और वो चला जाएगा, तो वो अभी थोड़ा सा और टाइम लेगा। तो शायद फर्शी वो रहेगा। के अलावा और क्या बनाया है आपने? फर्शी के अलावा शलवार की ही वैरायटी की थोड़ी सी तंग पाइंचे वाली शलवार के बॉटम्स चल रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी हाई लो वाली लूज फ्लैपर पैंट्स चल रही हैं बिल्कुल। और साथ में अगर पैंट्स आपका बॉटम इतना बड़ा होता है तो फिर शर्ट की लेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट लेंथ शर्ट के साथ भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। काफ्तान भी चल रहे हैं बहुत ज्यादा। काफ्तान दोबारा ढीला, जी बिल्कुल। काफ्तान तो अभी समझो आप बहुत हाई ट्रेंड में चल रहे हैं। तो हाई ट्रेंड में चल रहा है तो फिर उसकी प्राइस भी उतनी हाई होगी। नहीं, वो एक कुर्ता है ना, तो सस्ता है। सिर्फ एक कुर्ता है। काफ्तान ना एक कुर्ता होता है शहरी, बिल्कुल स्ट्रेट लूज पैटर्न पे होता है, और वो कुर्ता आपने पहन लिया ना, आपको दुपट्टा उसके ऊपर चाहिए और बिल्कुल यहाँ तक फुल स्लीव। प्योर खवातीन वाली बातें हो रही हैं, तो जरा सा मैं जो गौर भाई की तरफ जाएं। अच्छा नहीं, मुझे थोड़ा सा एक बात ये बताइएगा, क्योंकि आप क्योंकि फैशन डिजाइनर हैं जी, हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशंस को बहुत ईजी लिया जाता है। लेट्स सपोज हर बंदा ये कहता है कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, अगर उसको कुछ सेंस है। तो ये जो लोग पढ़ के आते हैं, जो इतनी स्टडी करके आते हैं, उनमें और फिर जो लोग अपने तौर पे फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग की जो स्टडी है वो आपको बताती है कि किस वक्त कौन से कलर्स पहनने चाहिए, कौन सा पैटर्न किस बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है, किस तरह की बॉडी टाइप पे किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक और डिफरेंट जो अलग से जो कॉट सेट्स और बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं, ये सब आपके बॉडी टाइप को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। तो वो फैशन डिज़ाइनिंग की जो पूरी स्टडी है, 2 साल 3 साल 4 साल का प्रोग्राम, उसमें वो सब कुछ इन डेप्थ सिखाया जाता है। जबकि ऐसे ही जो शौकिया लोग होते हैं उनको वो सारी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है। वो अपने दर्जी पे भरोसा कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जो अच्छा लग गया बना लिया, तो उसमें भी कोई मजायका नहीं है। ठीक है, अगर आपका बना हुआ क्रिएशन लोग पसंद कर रहे हैं
तो कोई नहीं मसला तो नहीं है। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में ये भी बताया जाता है कि मतलब जी। आपको कब कौन से कलर्स पहनने हैं, जी, जी, कब बिल्कुल। आपको जो है वो कमीज शलवार पहनने हैं, कब कॉर्ड सेट्स पहनने हैं। जी कब कमीज शलवार पहनने और कब कॉर्ड सेट्स पहनने ये तो आपकी अपनी चॉइस है, ये तो एक Exactly, स्टाइल है। हाँ। लेकिन कलर्स के हिसाब से विंटर्स में डार्क कलर्स होते हैं, समर्स में पेस्टल शेड्स होते हैं, ये बिल्कुल। सब मैं मॉर्निंग शो में भी आके बताती रही हूँ और Okay. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा Exactly, है। और मैं इसमें मुझे बड़ी काफी- हैरत हुई सुन के कि डिजाइनिंग के कोर्स में मुझे लगता था जी। सिर्फ डिजाइनिंग सिखाते जैसे होंगे। अगर आपकी बॉडी, अगर आप थोड़ा सा जाइंट साइड पर हैं, थोड़े बड़े आप महसूस करते हैं हाँ। कि मैं थोड़ा सा, मेरी पिटीट बॉडी हाँ, नहीं है, तो हाँ। आपके ऊपर बड़े पैटर्न वाले प्रिंट्स ठीक अच्छे है। नहीं लगेंगे। और मैं You मुझ should पर किस तरह avoid। के अच्छे लगेंगे, जैसे आपके मैं ऊपर, थोड़ी स्लिम आपके ऊपर माशाल्लाह से सारे ही छोटे बड़े अल्लाह। सारे ही प्रिंट अच्छे लगेंगे। यही सुनना था आपकी आपकी बॉडी माशाल्लाह से आइडियल, वन ऑफ द आइडियल बॉडी टाइप्स कही जाती हाँ। है, और आवर ग्लास जो बॉडी होती है, तो 4 किस्म की बॉडी टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग के पूरे सालों के जो पढ़ाई होती है उसमें यही सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। डेफिनेटली ये चीज़ इस वजह से मैंने सवाल किया कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। ज़ाहिर है एजुकेशन की एक अपनी बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर भी बन जाते हैं, कुछ टाइम बिल्कुल, वो बिल्कुल। कंपाउंडर का काम करते हैं, फिर वो जाके अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। ऐसे बहुतों को मैंने पकड़ा है। तो इस वजह से ये सवाल ज़रूरी होता है कि एजुकेशन जो होती है वो बहुत बस इंपॉर्टेंट ये होती शुक्र है। करें कि YouTube पे देख देख के डॉक्टर्स नहीं ना बन रहे। सर्जरी कर रहे हो अल्लाह। कि अभी ये करना है, अब आप ये काटे। हाँ, अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग ऐसे नुस्खे दे रहे होते हैं कि आपकी शरियानें खुल जाएंगी, ये खुल जाएंगी। भाई यार कुछ थोड़ी खुदा का खौफ करो, कुछ नाखून लो। आपको पता है नहीं, एक बंदा इतना पढ़ के आया है, उससे नहीं पूछ रहे। आपने बोला ये थोड़ा सिरका डालें, थोड़ा सा नींबू डालें, इसको डाल के पी लें, आपकी जो सारी वेन्स शरियानें। ब्लॉक हैं वो खुल जाएंगी। तो इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। वैसे गौर भाई, बात हो रही है डिज़ाइनिंग की, आप हैं कुछ शौकीन, मतलब डिज़ाइनर ब्रांड्स के? बस जो चीज़ पसंद आ जाती है ले लेते वो हैं। ले इस तरह लेते का कोई खास शौक ऐसा नहीं खास है। नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी इस पूछा कि ब्रांड का लेना है, इस ब्रांड का लेना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं ना, वैसे मुझे मालूम है। कौन से कलर्स आपको ज़्यादा सूट करते हैं? कभी नहीं, इस मैं पे अब बात तो हुई? कुछ भी ले लेता हूँ अपनी वाइफ के लिए, अपनी वालदा के लिए या अपनी सिस्टर के लिए। जब मैं लेता हूँ हाँ। तो जो चीज़ पसंद आ जाए, कलर्स मुझे जो पसंद हैं, डार्क ब्लू कलर बहुत पसंद है। अच्छा। इसमें जो चीज़, मेरे जो कज़न्स हैं वो यही बोलते हैं ये मार्केट जा रहे हैं ना, देखो ब्लू लाजमी होगा इसमें। अच्छा। तो उसमें फिर लाजमी हाँ, होता मैंने- है। favorite होता मैंने है। ये भी देखा है कि अब जो टोपियां हैं वो भी ब्रांड्स की आने लगी हैं। पता नहीं भाई। नहीं, आने लगी हैं, सीरियसली ब्रांड्स की टोपियां आने लगी हैं। तो आपने कभी किया कि भाई नहीं, जाके ये शुरू से हमारी पहचान रही है। जिना कैप। जिना कैप ना। जिना कैप। तो ये पेशावर से मैं ऑर्डर करता हूँ, ये वहाँ से आती तो हैं। देखे ना, आप भी ऑर्डर कर रहे हैं ना, निकली ना बात अंदर से। असल चीज़ वहाँ से मिलती है, असल चीज वहाँ से मिलती है। यहाँ रेप्लिका है। यहाँ आती है, लेकिन वो बहुत महंगी हो जाती है। कलर्स भी इतने आ गए हैं कि ज़ाहिर है हमें समझ ही नहीं आता है कि यार ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। बिल्कुल, कलर्स की भी बहुत वैरायटीज बहुत हैं। बहुत हाँ। बहुत अब ज़ाहिर है एक आम आदमी को या एक, मिलियंस में कलर्स हैं, बहुत, उनके millions शेड्स में? उनकी, जी जी मिलियंस में कलर्स हैं। अच्छा, ये एक आम आदमी को नहीं पता होता। सवाल मैं करना जी जी, आप प्लीज सवाल कीजिए। ऐसा होता है जैसे मशहूर ब्रांड होता है और वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ कुछ लोग होते हैं जो उसी कॉपी करके, कॉपी कर रेप्लिका। लेते हैं। जी जी। तो अब मुझे ये बताइए कि वो कहते हैं मैंने इधर ये वाला ब्रांड पहना हुआ है, तो उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि ये वही चीज़ है? बहुत देखें अच्छा जो सवाल है। ब्रांड का होगा वो नजर आ इसका, जाएगा। वो एक- खुद बोलेगा कि नहीं, मैं आजकल तो ब्रांडेड हूँ। क्वालिटीज ऐसी आ गई हैं इसका मैं भी कि जवाब आप नोट दूंगी। नहीं पकड़ सकते कि असली है नकली है। सूट तो फिर वो पकड़ना वो बहुत तो फिर आपकी महारत है कि आपने कितने अच्छे से कॉपी किया। अब मैं बताती हूँ लेकिन जो आपको। असल होता है ना, वो कहता है कि मैं असल हूँ। इसका मैं जवाब देती हूँ आपको। जब कॉपी कोई पहना हुआ होता है ना, तो उसको वही इंसान पकड़ सकता है जिसने ओरिजिनल पहना हो। राइट। उसको ओरिजिनल की पहचान होगी, वो पकड़ ले। अच्छा, मतलब ये शहरी रेप्लिका भाई- कितना नुकसानदेह होती है? रेप्लिका जो आ रही है, रेप्लिका नुकसानदेह नहीं, नहीं जो है। बेचारे नहीं। ब्रांड्स हैं अपना एक वो लाते हैं, बहुत ऐसा से- कुछ नहीं है। देखिए, मैं खुद कहती हूँ मेरे डिजाइन अच्छे लगते हैं, आप अफोर्ड ना कर सकें, रिपीट अपना बिल्कुल। खुद का कुछ कम हाँ, बेच बना लो करके आप। बना लें, क्योंकि एक बहुत से चीज़ है- डिजाइनर इस पे देखिए, नाराज नजर बुराई आते हैं। नहीं नहीं, देखें एक फैब्रिक है, वो बहुत प्योर फैब्रिक पे बना हुआ है, आप उसका फैब्रिक चेंज कर लेंगे, उसकी प्राइस हाफ हो जाएगी। यस, ऐसा तो भी बहुत होता है। सारी चीजें हमसे भी कह के आप बनवा सकते हैं कि भाई प्योर में नहीं चाहिए, और इम्प्योर में इसमें चाहिए, तो कोई हम ही भी आपको- बुराई नहीं है। अगर आप बिल्कुल रेप्लिका भी नहीं है। पहन रहे हो, ट्रस्ट मी, ये आप पे डिपेंड करता है आप ओरिजिनल पहन रहे हो या रेप्लिका पहन रहे और हो। हम उसको कैरी ठीक है जी। कैसे करते हैं उसी पे Exactly, डिपेंड वही करता है। है। बिल्कुल जी। और डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पहनो, खुश होकर पहनो खुश तो आप होके पे पहनो। अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल। फरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप Thank you, हमारी इस thank नशिश you. में आई, बहुत सारी Thank दुआएं you so आपके लिए। much. आपके लिए वक्त भी। एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दी पेशेंट बहबूद सोसाइटी फॉर AKUH आगा खान की है, ये इनके कमेटी मेंबर मिस्टर राहील खबर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना वोरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे शुरुआत करते हैं कमेंट साहब कि जो ये बहबूद सोसाइटी है जी, ये किस तरह जितने भी पेशेंट्स हैं इनको हेल्प आउट करती है? देखें जी, पाकिस्तान में जो एक बड़ी कमी है वो ये है कि गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्ड हेल्थ नेटवर्क्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ओके। और जो लोअर सबसे निचला तबका है सोसाइटी का, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, उनके पास वसाइल नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। ट्रू। और अपने इलाज कराने के लिए वो बहुत कोशिशें भी करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, व्हाटएवर इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उनको केटर करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए ये पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी बनाई गई थी। ठीक है। आज से 25 साल पहले 2001 में। और बेसिकली इसमें जो मुस्तहक अफराद हैं उनके लिए ये सोसाइटी है। एक वो आते हैं, डिग्निटी के साथ उनका इलाज होता है। डॉक्टर को नहीं पता होता है कि ये मुस्तहक वाले हैं या नॉर्मल वाले हैं। अच्छा। और 100% जो पैसे इसमें आते हैं वो सारे के सारे मरीज़ों पे ही खर्च होते हैं। और इन द लास्ट 25 ईयर्स कोई 7 रुपए के करीब इस तरह के मरीज़ों के ऊपर खर्च किए गए। अच्छा, ये जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं ये ज़ाहिर डॉक्टर से रेफ़र होकर आते होंगे या फिर आप लोग खुद इस तरह, आपका क्राइटेरिया क्या है कि अगर ये पेशेंट है इसको ये प्रॉब्लम है तो आपका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसमें इसका प्रोसेस इस तरह होता है कि ये जो बहबूद सोसाइटी है फ़ंड रेज़ करती है। ओके। फ़ंड रेज़ करने के बाद इसके पास 3-4 बेसिक एवेन्यूज़ हैं जिसमें ये इसको खर्च करती है। ठीक है। एक जो कि हस्पताल में ऑलरेडी कोई पेशेंट आया हुआ होता है जो अपने आप को जो अपनी इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको वो उसके इलाज के पैसे देती है, उस मतलब हॉस्पिटल को पेमेंट करती है। एक। ठीक है। सेकंड, किसी स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में जिस तरह कॉकलियर इम्प्लांट हो गया जो सुनाई नहीं देता है, जो बच्चों समाज को, जिनकी नहीं होती जी, उनके लिए होता है। थर्ड, जो आगा खान की यूनिवर्सिटी के जो लैब्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, वहाँ पे भी ये सब्सिडाइज़ करती है लोगों की टेस्टिंग को। ओके। सो वहाँ पे भी होता है। और फिर कुछ जगहों पे जिस तरह हेप्सी हो गया या व्हाटएवर, तो ये लार्जर प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करती है। इसका तरीका ये होता है कि जब अस्पताल में कोई मरीज़ आता है और उसको ये पता चलता है कि उसके इलाज के ख़ास रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो जिस तरह एक हीलिंग विद डिग्निटी का एक स्लोगन यहाँ पे है, उसमें वो वेलफेयर के ऑफिस में जाता है जो एक, और वो उसको बड़े तमीज़दार तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक अलग कमरे में बिठाया जाता है। ये नहीं है कि सबके सामने आप शोर मचा रहे हैं। वेरी गुड। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है मुस्तहक होने के लिए, कुछ ज़कात मुस्तहक होते हैं तो उनको ज़कात दी जाती है, जो ज़कात मुस्तहक नहीं होते उनको फिर अदर डोनेशंस के साथ। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि डेफिनेटली सैयद है तो उसके लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। जी, तो वो दूसरी डोनेशन भी होती है, बिल्कुल रिलेटिवली कम होती है बट होती है। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने जो बताया है कि जी सबसे पहले होती है डिग्निटी, क्योंकि बहुत से लोग सफ़ेद पोश होते हैं और वो ज़ाहिर शर्मा भी रहे होते हैं कि जी हम वेलफेयर के ऑफिस में जाएंगे, एक रश लगा हुआ होगा और हमसे वैसे सवाल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप सर्जन हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से काफ़ी चीज़ें भी सामने आती हैं। बेसिक वजूहात अब तक क्या सामने आई हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होता है? मोस्ट कॉमन तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कोई ख़ास उस पेशेंट में आप चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये वजह थी, इससे कैंसर हो गया। तो 90 to 95% यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको हम स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। 5 से 10% लोग वो हैं जिनको हेरिडिटरी चल रहा है या फैमिलियल म्यूटेशंस हैं जो वो कैरी कर रहे हैं और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा एनवायरनमेंट की वजह से भी हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिससे हम बच सकें या अपने आप को सेफ रखें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं? ख़वातीन, सॉरी नॉट हम। नहीं, मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम है उसकी शरह, मुझे भी नहीं था। लेकिन शरह को अगर आप कहें तो मिलियंस में शायद आप उसको कह दें 1%, तो वो मेल्स भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हम हमेशा हर साल कहते हैं अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एज ग्रुप में, सेल्फ सर्विलेंस करें, स्क्रीनिंग करवाएं, जो एक एज ग्रुप आता है उस पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाएं जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में रेगुलर 40 साल के बाद। और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो अब बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है कि आप हेल्दी डाइट लें, लाइफस्टाइल आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए, एक्सरसाइज करें, वो जो पानी आप पी रहे हैं उसको चेक करें कि उसमें क्या है क्या नहीं है, हेल्दी वाटर है, प्योर वाटर है कि नहीं है। सो ये वो तमाम चीज़ें जिसको हम लाइफस्टाइल कहा करते थे कि हेल्दी, जो शायद मे बी 2 decades अगो बहुत प्रिवेलिंग था इस कम्युनिटी में, अब नहीं है। स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है इतना ज़्यादा डिजीज़ बढ़ रही हैं। इससे कोई ताल्लुक? बिल्कुल स्ट्रेस का है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फैक्टर है कि इसी एज में जो है वो इतने से इतने में आपको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, या इसमें इट डजंट कॉमनेस्ट एज जो हम कहा जाता था दुनिया भर में कि 40s अबव ज़्यादातर नज़र आता था जिनको ये हो रहा था। लेकिन अब अगर आप ये वाला पूरा स्ट्रेटा देखें जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान शामिल है, यहाँ आपको इस पट्टी में नज़र आएगा कि अब यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है। और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, दूसरे कैंसर्स भी बहुत कॉमनली नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्पोरेडिक फैक्टर्स का इंटरप्ले इतना स्ट्रॉन्ग है। का क्या हल है? इससे बचने का, जैसे मैंने कहा कि अपने आप हेल्थ की तरफ जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। किस तरह से? लोग वॉक नहीं करते, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग ओवरवेट हैं, लोग बहुत ही जंक फूड खाते हैं, कहना चाहिए फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा, उसको चेंज करने की पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे यहाँ सिर्फ हम नज़ला ज़ुकाम के वक्त या कोई वैसे बुखार हो गया तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में तब सोचा जाता है जब कुछ हो जाता है, जब वो रिजल्ट आ जाते हैं। अमूमन अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो भी रही होती है तो हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें, बीमारियाँ बड़ी कॉमन है कि यार या तो मैदे की जलन है या आपको गैस हो रही है। ये दो बीमारियों का नाम लेकर वो अपने आप को बरियुस जमा कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है आवाम के लिए कि भाई ये चीज़ आपकी अब इस एज ब्रैकेट में आ गए तो अब आप अपने ये टेस्ट करवाने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो अब जैसे कैंसर की शरह बढ़ रही है तो अवेयरनेस सेशंस और अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। हर साल अक्टूबर में जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि ख़वातीन को ये आगाही दी जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, डॉक्टर के पास कब जाएं, कब दिखाएं। चेकअप भी होना चाहिए। मंथली चेकअप वो खुद कर सकती हैं ख़वातीन। अच्छा। जिसको हम कहते हैं सेल्फ सर्विलेंस, यानी आप खुद अपना ख्याल रखें, अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना करें हर महीने, हर माह। और अगर कुछ मुख्तलिफ लगे तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर चेक करवा लें। तो सेल्फ सर्विलेंस हो गया, स्क्रीनिंग मैमोग्राम हो गया, आपका कोई फैमिली फिजिशियन है उसको जाके साल में एक दफ़ा ब्रेस्ट एग्जामिन करवा लें। तो ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों के लिए आप स्पेशलिस्ट के पास ही आएँ, आपके फैमिली फिजिशियन देख सकते हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। और बिल्कुल वही वाली बात मैं कहूँगी जो आपने कही कि अपनी हेल्थ का सबसे पहले तो ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी रूटीन का ख्याल रखें कि जब आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं तो वॉक भी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो यही होता है कि जब तक हमारे ऊपर पड़ती नहीं है ना तब तक हम समझते नहीं है और हम बड़ा ईजी ले रहे होते हैं, और जब काम ख़राब हो जाता है फिर हम जाके कहते हैं डॉक्टर प्लीज़ सेव अस। राहिल भाई, ये जो अगर कोई मुखय्यर हजरात तब जो आपकी बहबूद है इसमें कुछ डोनेट करना चाह रही है तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसके जी देयर आर वेरियस अकाउंट्स जहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें अगेन 3-4 प्रोग्राम्स हैं। एक तो जनरल डोनेशन भी कर सकते हैं आप, आइदर ज़कात डोनेशन। उसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप कर सकते हैं, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए कर सकते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। थर्ड ये है कि बहुत सारी जो हमारी लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ पे हम ये सब्सिडाइज टेस्टिंग करा रहे हैं, वहाँ पे भी आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं कि आप किसी एक लेबॉरेटरी को देख लें जो आपके एरिया में है, उसके एक साल का खर्च आता है, उसको आप स्पॉन्सर कर दें और उसके जो भी समरात हैं वो फिर आपको मिलेंगे। और फोर्थ फिर वही है कि आप बगैर किसी उसमें अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ज़ाहिर मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं ये एक बड़ा सवाब का काम होता है कि किसी की ज़िंदगी बचा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ लोग 2-3 चीज़ों से जो है वो रुल रहे हैं। एक तो एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है। अच्छी हेल्थ मिलती ही नहीं है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है माजरत के साथ वहाँ पर जिस तरह का हम हाल देखते हैं तो वो कुछ इतना ख़ास नहीं होता। तो इस तरह की जो भी बहबूद एसोसिएशंस हैं, जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं, इनका साथ ज़रूर देना चाहिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं।
खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं क्योंकि शहरी ने बनाया है यहाँ पे मोहब्बत का शरबत। हाँ, जी शहरी। और ये मेरी वजह से इन्होंने ये नाम दे दिया, अदरवाइज ये कुछ और नाती इस नाम के अंदर है ना? अच्छा जी, अब क्या रह गया इसमें? जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। इतनी तंग आके क्यों इतना बोल रही तंग हो? आके मत बोले, मैं बोल देता हूँ। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता फलों है। फूलों और जड़ी बूटियों की। जी बिल्कुल, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है मरहबा गुलबहार। आप इस तरह बोल रही हैं कि जो स्पॉन्सर है ना वो भी कहेगा कि भाई ना बोले तो बेहतर है। असल में आज हमारी सिमरा को थोड़ी सी नींद आ रही है। नींद भी आ रही है, कुछ थकी थकी मुझे लग रही है जी। और तमाम चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी हैं। वापसी रख दे, मैं चाहती हूँ इसको इसके बाद, इस सेगमेंट के बाद फ्रिज में। ये हो गया रेडी, दिखाएं भाई। रेडी हो गया थ्रेड चिकन। बेहतरीन चिकन गल गया अंदर से। यस यस। ठीक क्या है, और बात कोई है। आपका पॉइंट डाउट है आपको अभी भी इतने? नहीं, मुझे 18 डाउट हो ही नहीं सकता। मेरा मकसद है कि बस जबरदस्त हो गया ये। और चले। आपका कोई पॉइंट? यस, विम हमारे लिक्विड साथ है जो पोस्ट कुकिंग पार्टनर है हमारा। डिशेस को क्लीन कर देता है और में ताकतवर एनर्जी के साथ आ गया है, जिसमें नींबू और सिरके की ताकत है। नींबू जमी चिकनाई हटा देता है और सिरका उसकी स्मेल हटा देता है। बिल्कुल, और ये जेब पे बाहर ही नहीं पड़ता। 150 रुपए में आपको 250 ml की बोतल मिलती है, तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। बहुत सही चीज़ है और ये इन्होंने तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार कर दी हैं। थैंक यू सिमरा। शेफ जलाल आएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद रेसिपी की तरफ आएंगे रेसिपीज़ की जानिब हम आएंगे। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसी जिक्र आता है या बात आती है कैंसर की, तो हमारे यहाँ आज भी एक तबका है जो कहता है अब तो मौत है। लोग आज भी कैंसर से बहुत फियर खाते हैं। पहले तो ये ज़रा मुझे बताइएगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट अब, ये जो पहले के दौर में होता था कि जी कैंसर है तो जी बस 99% चांस मरने का, 1% बचने का है। थोड़ा सा एक तो लोगों को ये क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ आऊँगा। अच्छा, मैं जैसे अपनी फील्ड ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक बात करूँ तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्योरेबल स्टेज अगर है कैंसर की, जिसको हम स्टेज 1 से स्टेज 3 तक लेते हैं कि ये क्योरेबल कैंसर है। स्टेज 3 भी क्योरेबल है? जी बिल्कुल, स्टेज 3 भी क्योरेबल है। ठीक है, तो उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यून थेरेपी और एंडोक्राइन थेरेपी, ये सारी वो चीज़ें हैं, वो आर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए। और अगर वो इंडिकेटेड हैं, रिकमेंडेड हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं सही तरीके से इन द राइट ड्यूरेशन, तो कहना चाहिए कि क्योर इज़ लाइक डिपेंड्स ऑन स्टेज 1 100%, स्टेज 2 90 to 95%, स्टेज 3 स्टिल 60 to 70% क्योर रेट है। क्योर रेट का मतलब ये होता है कि 5 साल तक आप बिल्कुल क्योर हैं और कैंसर की कोई रिकरेंस या रिलैप्स नहीं हो रही है। ठीक है। तो स्टेज 1 to 3 हम कहते हैं कि क्योरेबल कैंसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोज्ड हो गया है, आई मीन ब्रेस्ट कैंसर, तो ये कोई डेथ सेंटेंस है। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेशेंट्स का या उनकी फैमिलीज़ का एक आम ख्याल यही होता है, चाहे वो स्टेज 1 के साथ हो या स्टेज 2 के साथ हो, कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कैंसर का, तो उसका मतलब ही शायद ये है कि टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि वो मूवीज़ हमने जो पुराने वक्तों की देखी थी अभी तक हमारे दिमाग में। एग्जैक्टली, तो वो होता है कि जब पहली काउंसलिंग आपकी स्टार्ट ही वहीं से होती है पेशेंट के साथ, कि कैंसर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई डेथ सेंटेंस है। इज़ अ गुड सर्वाइवल। आप ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आम लोग या आप उससे पहले अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लाइफ गुजार रहे थे। तो एम्फेसिस सारा यही होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे चला जाए। ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये बहबूद हमारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंडर सुपरविजन है, आप पेशेंट रेकमेंड करती हैं कोई, अगर ऐसा आपके पास पेशेंट आ जाए कि जिसके पास पैसा नहीं है, तो आप लोग रेकमेंड करते हैं इन्हें? हाँ बिल्कुल, देखें जब आपके पास क्लिनिक में पेशेंट्स आ रहे हैं तो कभी हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्लास वाइज कहना चाहिए कि ये अफोर्डेबल है या नॉन अफोर्डेबल है। कि नॉन अफोर्डेबल है तो हम उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस ना दें या उसकी काउंसलिंग ना करें या उसको हम गाइड ना करें टू द राइट पाथवे। अब उसमें होता ये है कि जब आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस कर रहे होते हैं, टू स्टार्ट विथ इन्वेस्टिगेशंस। कैंसर जब डायग्नोज्ड हो रहा होता है तो वो इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती। आपको पेट स्कैन चाहिए, सीटी स्कैन चाहिए, कभी बोन स्कैन चाहिए, ये सब इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। हमारे केस में बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लीगल और एथिकल कंफर्मेशन है उस डिज़ीज़ की। और उस बायोप्सीज़ पे कुछ ऐसे मार्कर्स अप्लाई होते हैं जो पूरी ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं हमारे लिए कि हमने क्या 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 यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू मार्कर्स। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये कैंसर का फैमिली है, कैंसर की बायोलॉजी है। ठीक है। तो जब आप पेशेंट को बताते हैं कि ये ऐसे बायोप्सी होगी और ऐसे ये स्पेसिमेन जाएगा और इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट आने वाली है,
तो वहीं से वो शेकी होना शुरू होते हैं, परेशान होना शुरू होते हैं। तो वी हैव नेविगेटर, वी हैव द एंटायर टीम जो कि इनको गाइड करती है कि आप लैब में, इन लैब्स में स्पेसिमेन को सबमिट करें, जो कलेक्शन पॉइंट है आगा खान के ऑल ओवर द सिटी, ताकि टेस्ट के रिजल्ट्स में कोई एरर्स ना हो। क्योंकि ये चीज़ तो भाई कहीं भी जाते हैं तो ज़ाहिर है आगा खान की रिपोर्ट को ही सबसे पहले जी, माना जाता है कि आगा बिल्कुल। खान, उसके बाद फिर ज़ाहिर है होता है। राहिल भाई, ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी फंड्स आ रहे हों जी। वो 100% पेशेंट्स पे लगें। माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं ये चीज़ तो क्लियर है कि वो 100% पेशेंट पे लगते हैं। आप लोग खुद कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास और भी काम है, आप और भी देख रहे होंगे, तो आप लोगों का अपना चेक एंड बैलेंस रखने का तरीक़ेकार क्या है कि जो फंड्स आप लोगों ने जमा किए हैं वो 100% पेशेंट पे लगे? इस पे जी दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक तो ये कि प्रॉपर्ली ऑडिट होता है। हमारी, इफ़ आई कैन नेम देम, फर्गसन इज़ आवर ऑडिटर, एंड शरिया एडवाइजरी भी होती है। तो हमारे पास 2 शरिया एडवाइजर्स भी हैं जो चेक करते हैं कि इस्लाम के मुताबिक प्रॉपर्ली खर्च वो पैसे किए जा रहे हैं, स्पेशली ज़कात वाला कंपोनेंट। माशाल्लाह। जो आप 100% की बात कर रहे हैं ना जी, देखें, मैं एक चीज़ बड़े स्ट्रांगली एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, ये है कि आपने जितने पैसे दिए सारे के सारे मरीज़ पे खर्च होंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च नहीं हो रहा, कोई बंदा जो इसमें शामिल है उसकी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई और दूसरे खर्चे नहीं है, सारे वॉलंटियर के हिसाब से कर रहे हैं, और सारे जो इसका खर्चा है वो हॉस्पिटल उठा रहा है। तो अगर आप बाकी उसमें देखें तो उनके काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन लिंक्ड खर्चे भी होते हैं। हाँ, वो ये कह देते हैं कि जी हमारा ये हक़ है क्योंकि हम ज़ाहिर काम कर रहे हैं तो हम इस वजह से फ़ीस लेते हैं। लेकिन ये एक बड़ी ख़ास हमें एडवांटेज है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के जो PBS है उसको, कि हम 100%, आप 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया पूरे के पूरे मरीज़ पे खर्च होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखें अक्सर हम देखते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब अपने अपने तौर पे काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे होते हैं ना, तो वो एक एक चीज़ को काउंट करते हैं कि जी अगर हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन है तो इसकी इतनी कॉस्ट होगी, अगर हमारे यहाँ ये हमने स्वीपर रखा है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर जो आप पैसे दे रहे हैं, चाहे आप 1 रुपया दे रहे हैं, चाहे आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो पूरे as it is लग रहे एज इट इज़ पेशेंट पे लगते हैं, और ये एक बड़ी बात है जी। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि आगा खान में लोग नज़ला ज़ुकाम के इलाज कराने तो नहीं आते। डेफिनेटली वो तो वैसे ही नॉर्मली हुआ। तो जनरली इस तरह के अस्पताल में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बेहतर अस्पताल कहा जाता है, उसमें लोग उस वक्त आते हैं जब उनका या तो मर्ज़ बड़ा होता है या वो किसी ऐसी जगह इलाज करा चुके होते हैं जहाँ केस ख़राब हो गया होता है। सो वहाँ पे अगर आप 100% उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। वो ये नहीं है कि जी कोई बंदा है उसको नज़ले की आपने 2 वो पकड़ाई होगा चलो भागो। सो उस लिहाज से आई थिंक ये ज़्यादा डीप इसका इम्पैक्ट होता है, ये इसके PBS के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उससे। अच्छा, ये राहिल भाई ने बड़ी सही बात की है कि ज़ाहिर है नज़ला ज़ुकाम के लिए तो गली मोहल्ले क्लिनिक है, बाकी तो आधे डॉक्टर तो हम खुद हैं, हम खुद ही अपने इलाज भी कर लेते हैं। लेकिन आगा खान वाकई बड़े इलाजों हाँ, के लिए लेकिन ही जब specially- केस बिगड़ जाता बिल्कुल। है, ज़्यादातर डॉक्टर साहब आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि पहले उनको दिखाया, फिर उनको दिखाया, उन्होंने बोला नहीं ये तो छोटा सा इन्फेक्शन था, इन दी एंड लास्ट में पता चलता है कि ये कैंसर था। Exactly, और जब वो कैंसर पूरा ख़राब हो जाता है फिर आपके पास आते हैं, जी अब बताएं क्या करना है। ऐसा है, बिल्कुल है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान से सेटअप इस किस्म का है, एंड इवन इन कराची ये कुछ हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हमने शुरू में इस पूरी डिस्कशन में भी कहा कि पेशेंट बहबूद सोसाइटी या डॉक्टर्स कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते इस चीज़ को, बिल्कुल, कि पेशेंट का इलाज उनके अपने पॉकेट से हो रहा है या हॉस्पिटल उसको सपोर्ट करता है किसी भी मीन से, चाहे वो वेलफेयर हो या बहबूद हो। और जो भी ट्रीटमेंट है वो अगर मैं एक्स पेशेंट को 100% दे रही हूँ तो वाई भी 100% पे ही होगा, इसमें कोई डिफ्रेंसीशन नहीं है। चाहे वो सर्जरी हो रही है पेशेंट की, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे हम उसकी रेडिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक्सटेंट पे। इवन जब हमने अपना ये पूरा प्लान शुरू किया ब्रेस्ट कैंसर के पर्सपेक्टिव में, तो बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर का ट्रीटमेंट, और इनको नीड होती है मेस्टेक्टमी की, यानी ब्रेस्ट के रिमूवल की। यंग पेशेंट्स के लिए बहुत इवन फॉर द ओल्डर एंड मिडिल एज ऑल्सो ट्रॉमेटिक होता है कि मेस्टेक्टमी कर दी जाए, ब्रेस्ट निकाल दिया जाए। तो फिर बड़ी डिस्कशन हुई बहबूद के साथ कि इनकी रिकन्स्ट्रक्शन को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और इनके टू गो बैक टू द लाइफ, नॉर्मल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जाए। बहबूद रिकन्स्ट्रक्शन को भी सपोर्ट करती है। सो ये बहुत एक कहना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ आवर अचीवमेंट
कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट पे काम नहीं कर रहे, हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी काम कर रहे हैं। ज़ाहिर ट्रीटमेंट करने के बाद उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो बिल्कुल। प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी अब तक जो डिस्कशन हुई है वो ये हुई है कि हम देखते हैं कि लोग तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, ये होते हैं कि 25 साल से ये इदारा काम कर रहा है, लेकिन कभी किसी पेशेंट को बिठा के उसकी एक तस्वीर नहीं खिंचाई होगी ऐसे कि देखें जी हमने इलाज कर दिया। ये एक राहिल भाई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता जी, है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। वरना यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि एक आटे की बोरी दे रहे हो तो 5 लोग खड़े होकर पहले तस्वीर खिंचवाते हैं। कोई मैसेज राहिल भाई देना चाहेंगे आप देखने वालों को? नहीं जी, रमज़ान का महीना है, हम सब कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ सवाब कमाएं, और इस तरह की चीज़ जहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों का इलाज हो सकता है, मुल्क के लिए वो लोग आगे चल के बहुत कारमंद साबित हो सकते हैं, उनके लिए आप ज़रूर सपोर्ट करें जी। हमारा अकाउंट नंबर आई एम श्योर स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आ रहा है, बिल्कुल आपका अकाउंट स्क्रीन पे आ रहा है जी, पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी को आप सर्च करें, जहाँ पे आपको मिले, और जो भी आप हस्ब तौफीक आप ज़रूर मदद करने की कोशिश करें। कम टू द हॉस्पिटल, आप विज़िट करें, देखें हम किस तरह काम करते हैं, आप शायद उससे और ज़्यादा मुतासिर होंगे। सो दैट्स माय मैडम, एनी मैसेज? मेरा मैसेज तो डोनर्स के लिए ही होगा कि डोनेट करें इस कॉज के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ऐसे बहुत बड़ा एक कहना चाहिए परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता ट्रीटमेंट। ट्रू। हम अपनी तरफ से सब्सिडाइज जितना कर सकते हैं इतना कर देते हैं, लेकिन जब डोनर्स की आती है चीज़ कि हम बहबूद की तरफ भेजें, वेलफेयर की तरफ भेजें, तो उनकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी। सो कीप कैरिंग, जितने भी देखने वाले लोग हैं, बिल्कुल जी, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुखैर हज़रात हैं और मुखैर हज़रात ना भी हों, अगर आप थोड़ा सा भी फ़ंड निकालना चाह रहे हैं, लाजमी नहीं है, अल्लाह देखता है आपकी नीयत, अल्लाह आपकी नीयत देखता है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी नीयत देख रहा है तो इनके पास तो आ जाएगा। आपका जितना भी आपकी हैसियत है उस लिहाज से ज़रूर आप फ़ंड करें, क्योंकि एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह आगे अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। बरान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बारी है ज़हानत के मुकाबले की। जी हाँ, हमारे क्विज़ कंपटीशन की, जिसमें पता लगेगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इन्हें इस्लामी जो हम इनसे सवाल करेंगे उसकी कितनी नॉलेज है। जी अर्सला। मैं चाहूँगी आप तीनों अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद नुमान। क्या करते हैं? मैं सेंट पैट्रिक कॉलेज में सेकंड ईयर। अरे ज़बरदस्त। मेरा नाम मुज़म्मिल अली है, मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। ग्रेट। उमर शहाब ओ लेवल। उमर शहाब बहुत ओ सीरियस लेवल, है, बहुत ही सीरियस बच्चे यहाँ पर मुझे आज नज़र आ रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, आपको थोड़े से इस क्विज़ कंपटीशन के मैं रूल समझा दूँ। 6 सवाल हम आपसे करेंगे, ऑप्शंस आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लें। ना लेने में आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, लेने में कोई एतराज़ नहीं है। आपसे शुरुआत करते हैं, आप तैयार हैं? जी। कौन सा कॉलेज बताया था आपने अपना? सेंट पैट्रिक। सेंट पैट्रिक जो है वो तैयार है। और आपसे पहला सवाल है कि सबसे पहले किसने झूठी नबूवत का दावा किया? सबसे पहले किसने झूठी नबूवत का दावा किया? मुसलमा कज़्ज़ाब ने। मुसलमा कज़्ज़ाब। कंफर्म? जी कंफर्म। कितने परसेंट? 100%। ऑप्शंस नहीं चाहिए? नहीं। पक्की बात है? जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंट हैं और सही जवाब। तालियां हो जाए जी इनके लिए। तो बता तो नहीं दिया किसी ने सवाल सारे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साल तक परवरिश की? ऑप्शंस के? ऑप्शंस अब आए हैं ऑप्शंस पे। 8 साल या 5 साल? 5 साल। 5 साल देख लो। जी कंफर्म 5। मुझे क्यों नहीं लग रहा कंफर्म है? ये 5 साल हैं? जी 5 साल है। जी। जाने दूं? बाद में तो नहीं बोलोगे? नहीं। बता देते हैं। 5 साल सही जवाब। तालियां हो जाए जी। 7वें आसमानों के ऊपर एक काबा है। 7वें आसमानों के ऊपर एक काबा है जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस जगह का नाम क्या है?
ऑप्शंस क्या? बैतुल महमूद, बैतुल मामूर। बैतुल मामूर। नहीं? पक्का? जी कंफर्म, बैतुल मामूर। कोई वो नहीं है? नहीं। हैं? यहाँ किसी से तुम्हारी पहले सेटिंग तो नहीं है? पहले मुझे बता दो। नहीं नहीं, मैं कोई जानने वाला? जवाब देख के आए हो कुरान ना? में पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है जी, पढ़ा हुआ है जी। सही जवाब, सही जवाब। तालियां हो बजाएं जाए। भाई। गुड, वेरी गुड। बैतुल मामूर पर एक रोज में कितने फरिश्ते तवाफ करते हैं? 70,000। नो ऑप्शन। ऑप्शन ओके, 50,000 या 70,000? 70,000। 70,000 क्यों लिया ऑप्शन फिर? सही जवाब। तालियां हो जाए भी। कुरान की किस सूरत में लात व औज़ा का जिक्र मौजूद है? कुरान की किस सूरत में लात व औज़ा का जिक्र मौजूद है? सूरत नजम। कितने परसेंट कंफर्म हो? 100%। 100% हो? जी। सही जवाब। तालियां हो जाए भाई। सेंट पैट्रिक छाया हुआ है। कब्र में सवाल पूछने वाले फरिश्तों का नाम क्या है? किरामन कातिबीन। हम्म? किरामन कातिबीन। कंफर्म? ऑप्शन ऑप्शन दे देता हूं। मुनकर नकीर या करामुल पारा? मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। अभी तो तुमने कुछ और बोला था। किरामन कातिबीन वो अलग है। अलग है। मुनकर नकीर। कहीं और पढ़ा था ना वो कराम। सही है ये? जी मुनकर नकीर कंफर्म। गलत जवाब। ओहो, नहीं है, सही है। तालियां बजा दें इनके लिए। 6 के 6 सवाल सही दिए और कुछ में ऑप्शंस नहीं लिए। जबरदस्त। अब बारी है इनकी। बहुत पहला। ही सीरियस हैं ये, लेकिन देख हाँ, लें। मैं वही और आपके मैं- कपड़ों से मैच भी कर रहे हैं इनके कपड़े। हाँ, थोड़े थोड़े से लाइट। अल्लाह, इतनी शर्म आ रही है। अल्लाह, मासूम सा बच्चा है बिल्कुल। अरे अरे। अच्छा ठीक है, पहले सवाल करते हैं आपसे। हाउ क्यूट। हमारे अमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन। ओके, लॉक कर दें? हाँ। अल्लाह, ऑप्शन भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा सवाल है आपसे, जहन्नुम के दरवाजे पर मुकर्रर फरिश्ते का नाम क्या है? मालिक। लॉक? या। सोचना नहीं है? श्योर हो? हाँ, कितने क्यूट हो। सही दिया जवाब। सही दिया है जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब है। तालियां। बाल भी बहुत अच्छे से बनाकर आए हैं, बिल्कुल कंघी सईद के लिए। अच्छा, तीसरा सवाल है आपसे, जन्नत के दरवाजे पर मुकर्रर फरिश्ते का नाम क्या है? रिजवान। गलत भी तो हो सकता है। सोच। नहीं। नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। ओह माय गॉड। ओके, बिल्कुल सही जवाब। आप करते क्या हैं? मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स में कहाँ पर पढ़ते हैं आप? फ़िज़ाइया डिग्री कॉलेज, बेस फैसल। ओके, जहाज इनका बहुत तेजी से ही उड़ रहा है फैसल हाँ। बेस से। जी। चौथा जबरदस्त। सवाल है आपसे, लफ्ज हदीद के मायने क्या हैं? ऑप्शंस। अब ऑप्शंस आया। अब जहाज थोड़ा सा, उसने कहा लैंडिंग का टाइम है। ककड़ी या फिर लोहा? लोहा। ओके, श्योर? या। सोच लो। नहीं श्योर। श्योर? ओके, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तालियां हो जाए भाई। एक ऑप्शन लिया अभी तक बच्चे ने। पांचवा सवाल है आपसे, सूरह 3 में अल्लाह ताला ने जैतून के साथ किस चीज की कसम खाई है? ऑप्शंस। ऑप्शंस, मुझे ऐसा लग रहा था आप ऑप्शंस नहीं लेंगे आज। ओके, इंजीर की या फिर खजूर की? इंजील। हाँ, हम्म। सोच लो। वैसे इंजीर पसंद है आपको? नहीं, नहीं पसंद है? नहीं, नहीं खाया खाया। करें, अच्छा होता है स्टमक के लिए। रोजा है? हम्म। माशाल्लाह। सोच लो। नहीं श्योर। नहीं श्योर? हाँ ठीक है, अब जब ये श्योर हैं तो फिर
इंजीर की ना, बिल्कुल सही जवाब। क्या क्या बात बात है भाई, पांचों के 5 सही जवाब। वेरी गुड। आखिरी सवाल है ऑप्शन आपसे। लिए हैं 2 दफा। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के अलावा कितने सहाइफ नाजिल किए? ऑप्शंस ऑप्शंस 200 या फिर 100, 100 या फिर 200। 100 फंस गए यहाँ। लॉक कंफर्म? ये कंफर्म है या आप तुक्का लगा सोच रहे लो, हो? आखिरी जवाब है। ये मैं तुक्का कहती हूँ सोच लो। सोच लिया? डन? लॉक कर दूं? या ओके, क्या बताया आपने? 100 100 जवाब बिल्कुल सही है। जबरदस्त जी, तालियां हो जाए। दोनों Great. के सवाल सही हैं। 3 ऑप्शन आपने लिए, आपने 4 ऑप्शंस लिए थे। 4 ऑप्शंस आपने लिए। कितने लिए थे ऑप्शंस आपने? वो तो पता चल जाएगा, मैं चले बाद में। अब आपकी बारी। क्या नाम है भाई आपका? उमर शहाब। उमर शहाब, इतने गुस्से में क्यों भाई? सीरियस? आप भी ओ लेवल्स कर रहे हैं? जी। ओके, कहाँ से कर रहे हैं आप? FDC फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज। अच्छा, फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से आए हैं। सबकी फ़्लाइट जो है ऊपर से ही आ रही है। ठीक है जी, आपसे पहला सवाल है, रोज़ा मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किया गया? ऑप्शंस ओके। तक़वा के लिए, इबादत के लिए? तक़वा। तक़वा के लिए? पक्का? हूँ क्या पक्का? बंदबा बोले हाँ 100% श्योर? सही जवाब। तालियां। तालियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में कौन सा मुकाम हासिल होगा? ऑप्शन अल महमूद, अल वसीला। आपको आता है इसका जवाब? बताइएगा नहीं। आता है? महमूद। अल महमूद। इसमें कितना कंफर्म है आप? 50। 50-50 तुक्के पे आ गए अब। तो क्या कहते हैं, इसी को जाने दें? पक्का? पक्का? यस। गलत जवाब, अल वसीला। ठीक है। असाबाए अगदूद, असाबाए अगदूद का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? ऑप्शन सूरह रहमान, सूरह बुरुज। दोबारा बताएं कुछ। असहाब अगदूद का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? इसके ऑप्शंस हैं सूरह रहमान, सूरह बुरुज। बुरूज। बुरूज। सूरह बुरुज। यस। ये भी तो कह कंफर्म? ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे इशारे दे रहा। अरे जाने दो। सही जवाब। तालियां हो जाए इनके लिए। चौथा सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी आवाज़ अर्श तक सुनी गई? ऑप्शंस हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत साद बिन माज। कंफर्म? जाने दूं? सही जवाब। तालियां हो जाएंगी इनके लिए। हसनैन साहब को जानते हैं आप? नहीं, अभी हैं? जानते हैं? अभी मुलाकात हुई। अभी मुलाकात हुई। आप में से कोई हसनैन साहब को जानते हैं? नहीं ये जानते? बोल कर लाएं ये कि नहीं बताना? अच्छा ठीक है, चले इस पे हम बाद में बात करेंगे। किस सहाबी के लिए फरिश्ते गुस्ल देने के लिए आए थे? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला। ऑप्शन भी नहीं चाहिए? कॉन्फिडेंट? ये अब अच्छा इन्होंने है मुझे इनका। किया है हाँ, यूं, ये। तो ये है गलत जवाब। ओहो। हजरत हुंजला रजी अल्लाह ताला अन्हा। गलत हो गया आपका ये जवाब। 2 सवाल तो आपने गलत कर दिए हैं। वैसे भी आखिरी सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इनकी तलावत सुन के फरिश्ते नाजिल होते हैं? उधर देखें नहीं, इधर देखें। ऑप्शन हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उसैद बिन हज़रत उसैद। हज़रत उसैद। उसैद बिन हसीर। यस। देख लो। कंफर्म? हज़रत उसैद बिन हसीर। 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 सही जवाब। तालियां हो जाए जिनके। क्या बात है। और फाइनली हमारे आज के विनर हैं ये। आ जाएं आगे, आप आगे आ जाएं बगैर शर्माए।
क्यूट। बगैर शर्माए, क्या उम्र है आपकी? 16 ईयर्स के हैं। आज ये बताएं मुझे कि बाल किसने बना के भेजे हैं आपके? मामा ने बना के भेजे हैं। लग रहा है सीरियसली जब हम छोटे थे तो हमारे भी ऐसे ही बाल बनाए जाते थे। आप लोग भी आगे आ जाए जी। किसके साथ आए? मामा आई हैं? मामा आई हैं तो मामा की दुआएं भी चल रही होंगी भाई। बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है। वैसे आप सारे अपने तौर पे माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जिन्हें इतनी इस्लाम के सवालात की नॉलेज है, और मेरे नज़दीक सारे ही जो हैं वो विनर होते हैं। लेकिन क्योंकि आज के हमारे विनर ये हैं कि इन्होंने ऑप्शंस कम लिए और बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो परफॉर्म भी किया है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोगों के साथ जो गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे वो जाएंगे नेल्सन पेंट के। उनका कहना है रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट की जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बिल्कुल सुकून भी है, और खाना और पीना नहीं, सिर्फ लगाना है। सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। और बिल्कुल यहाँ पे हर्बियन मौजूद है, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान। तो ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे और इसके साथ ही जाएंगी बहुत सारी दुआएं, और आप थोड़ा मुस्कुरा लिया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। Well done, guys. यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम कहते हैं ना कि असातिज़ा का बड़ा एक रुतबा होता है, एक एहतराम होता है, और वाकई असातिज़ा वो होते हैं जो हमें माशरे में चलने की तोलने की तौर तहज़ीब सिखाते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर बहुत सारे तलबा मौजूद हैं और वहीं मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। मैं मुफ्ती साहब के बारे में बताऊँ, ये वैसे मुफ्ती तो हैं ही, लेकिन इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी जगहों पे जो है ये बच्चों को तालीम भी देते हैं और इस्लाम की तालीम भी देते हैं, और साथ किस तरह आगे ज़िंदगी में चलना है वो भी बताते हैं। शायद लोगों को आज पता चला होगा। अच्छा, बाकियों का मैं तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खलील अब्बासी, ये भी एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, खुशामदीद कहते हैं। उसके बराबर में मौजूद हैं कबीर कलोड़ो, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अहमद, आपसे शुरुआत करते हैं कि हमारे यहाँ ज़ाहिर असातिज़ा का एक रुतबा है, बड़ा रुतबा है। आजकल जो हमारे असातिज़ा हैं, जैसे आप लोग हैं, वो बच्चों के साथ तालीम के साथ उनकी तरबियत पे भी तवज्जो देते हैं? जी देखें, आजकल की तालीम में तरबियत का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओके। क्योंकि पहले हम देखते थे कि बच्चे जो थे वो एकेडमिक्स की तरफ बहुत फोकस्ड होते थे। बिल्कुल। और पेरेंट्स की तरफ से तरबियत का एक बड़ा अच्छा रुझान था, लेकिन आज पेरेंट्स भी काफ़ी मसरूफ़ हो गए हैं। बच्चों की कुल तरबियत, इनकी कंप्लीट इनकी स्टडीज़, इनकी एजुकेशन, मुझे लगता है इसकी अब सारी नीड, सारी डेवलपमेंट जो है वो टीचर्स के ज़िम्मे आ गई है। बिल्कुल 100% ठीक लगता है आपको? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट टीचर कोऑर्डिनेशन की वजह से ये चीज़ हमारे लिए अब बहुत बेहतर और आसान भी हो गई है। क्योंकि पहले ये स्टूडेंट टीचर कोऑर्डिनेशन था भी नहीं। अब स्टूडेंट जो है वो टीचर से कम्युनिकेट करता है, और इस कम्युनिकेशन के बाद हम देखते हैं कि टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को एजुकेशनली नहीं बल्कि मॉरली भी गाइड करता है। मॉरली गाइड करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से आपका ताल्लुक़, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, इंग्लिश बिल्कुल सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई इंग्लिश बेचारा बोल रहा है और टूटी फूटी बोल रहा है, ज़ाहिर शुरू में हम फ़ौरन मजाक उड़ाने लगते हैं। ये कितना गलत है? इससे कितना आप समझते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होता है? कि ज़ाहिर हमारे यहाँ एक ये बड़ी गलत चीज़ है कि अगर गलत इंग्लिश बोल रहे हैं ना तो हम सारी गलतियाँ छोड़ के ना उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालने में लग जाते हैं। वो बोल रहा है, यही बहुत है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये असल में हमारे यहाँ एक एटीट्यूड इशू है। अगर ये इंग्लिश की बजाय उर्दू भी हो, और उर्दू कोई उस एक्सेंट से ना बात कर रहा हो जैसे कि हम जानते हैं, तो हम उसमें भी मजाक उड़ाते हैं। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, लोग इंग्लिश को जज करते हैं कि इस इंसान की नॉलेज कितनी होगी। बिल्कुल। फिर इंग्लिश से पर्सनालिटी भी जज की जाती है। कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करता है। स्टूडेंट्स में चीज़ बड़ी पॉपुलर है कि स्टूडेंट्स जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको बड़े हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। इंग्लिश का ना आना भी उसको बड़ा गुनाह समझा जाता है हमारे माशरे में, कि अगर आपको जी कोई अगर इंग्लिश नहीं आती उसको, तो उसको बड़ा नीचे जो है वो देखा जा रहा होता है। इसी वजह से जो स्पोकन इंग्लिश है वो हम देखते हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी है, लिसनिंग बहुत अच्छी, लोग मूवीज़ बड़ी पूरी देख लेते हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है कि तनकीद की जाए किसी की स्पोकन स्किल्स पे।
मुझे लगता है कि अच्छा स्पोकन स्किल्स में ग्रामेटिकल इश्यूज़ को वैसे इग्नोर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम लोग हाईलाइट करते हैं, उसको कैच करते हैं, उसको एक फ़न बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए। और इससे पता है होता क्या, किसी का भी कॉन्फिडेंस शेक होता है। इंग्लिश एक ज़बान है, अब जब अंग्रेज़ इधर आके गलत उर्दू बोलता है हम बड़ा खुश होते हैं कि अरे यार कितना अच्छा बोल रहा है। भाई जब कोई बंदा बोल रहा है तो उसको आप उसका कॉन्फिडेंस शेक ना करें। टीचर्स हैं, ये इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह भी बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये अपनी कोशिश कर रहे होते हैं, माशाल्लाह जो है वो मजाक बना रहा होता है। अच्छा कबीर, आपने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, वो थोड़ा सा मुझे ज़रा बताएं कि उसके पीछे वजह क्या थी उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने की। जी, तो फजरथॉन जो था वो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था। उसके पीछे ऐसा था कि मैं जब स्कूल में था तो वहाँ पे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, तो कुछ सेक्शंस मेरे अंडर आते थे, कुछ सेक्शंस दूसरे टीचर के अंडर आते थे। तो जो मेरे अंडर क्लासेस आती थी तो उनको तो मैं अपनी क्लास के अंदर एंटरटेन कर देता था, लेकिन जो बच्चे जो मुझसे पढ़ना चाहते थे लेकिन वो डिफरेंट सेक्शन थे तो वो वहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह में आते थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे फ्री में पढ़ लो। तो रात के वक्त फिर दूसरे बच्चे भी ज्वाइन कर लेते, दोस्त वगैरह। तो जो सीरियस पढ़ने वाले बच्चे थे उन पे काफ़ी इम्पेक्ट आता था। तो ऐसे ही बातों में मैंने कहा ठीक है हम फजर में पढ़ते हैं। फजर क्योंकि फ्री था उस वक्त, मैंने फ्री फजरथॉन स्टार्ट किया था। तो 5:30 मैंने कहा आप लोग भी उठोगे, मैं भी उठूँगा। मैं भी 5:30 पे मुझे भी स्टूडेंट ने उठाया, मैंने ठीक है। फिर वहाँ से हमने एक दूसरे को, जब ये एक सिलसिला बना एक हफ्ते तक, तो ये फजरथॉन ऐसे चला कि स्टार्टिंग हुआ 13 स्टूडेंट से। फिर जब मैंने इसके 3 सेशंस निकाले तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो सेशन एंड हुआ है वो 115 स्टूडेंट्स मॉर्निंग पे पढ़ते थे 5:30 पे, माशाल्लाह। तो ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये भी अच्छी बात है कि फजर की नमाज भी हो जाती है। ये जो सबसे अच्छा एलिमेंट है कि आपको फजर में उठते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप उठ के नमाज की तरफ भी जाते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को और स्कूल्स में और जो असातिज़ा हैं उनको भी शुरू करना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, क्या ये सच है? ऑनलाइन क्लासेस में जितना फोकस होता है उतना शायद कहते हैं ऑनलाइन में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऑनलाइन में वेस्ट ऑफ मनी और जहाँ तक वेस्ट ऑफ अटेंशन की बात है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अब बच्चे के ऊपर है, अगर बच्चा डेडिकेटेड है और स्पेसिफिकली जो 5:30 टाइम था तो उस पर वही बच्चा उठता है जो वैसे ही डेडिकेटेड हो, वो डेडिकेशन शो कर रहा है, तो उसके पास नो ऑप्शंस है। तो जब वो ऑप्शंस नहीं होते तो वो उधर ही उसको फोकस करना पड़ता है। और ऑनलाइन जहाँ तक आपने बात की, जहाँ बच्चे लैक ऑफ फोकस करते हैं, वो उनकी एंटरटेनमेंट जो होती है, उनकी एप्लीकेशंस, तो अगर बच्चा अपने आप से ही इतना लॉयल नहीं है कि वो उन एप्लीकेशंस को DND मोड पे रख दे कि जब पढ़ रहा हो तो उसको पढ़े, तो इस वजह से अटेंशन मुझे लगता है इसमें बच्चे का ही कसूर होता है कि जो बोला जा रहा होता है कि जी इसमें ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आपने जो बात की कि जो है वो जो बच्चा उठ ही नहीं पाएगा 5:30 बजे, तो डेफिनेटली जो उठ रहा है उसके अंदर पोटेंशियल तो है ना कि भाई मुझे करना है, पढ़ना है डेफिनेटली। तो जब कुछ बच्चे उठ रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी बच्चों को भी उनसे इंस्पिरेशन तो ये टीचर का कसूर नहीं होता जो बोल दिया जाता है ना ऑनलाइन क्लास कराते हैं हम। जी करें। मेरी बहन असल मामला ये है कि ऑनलाइन मैंने सुना है ये किसी से। हाँ, ऑनलाइन क्यों आजकल ज्यादा हो रहा है, इसमें 2-3 रीजंस और भी हैं। देखें, आप सब हमारे मुल्क के हालात से भी वाकिफ है, फिर पेट्रोल की प्राइसेस से भी वाकिफ है, सारी चीजें। आज के जमाने में एक बच्चे को ऑल द वे, जैसे आप भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ऑल द वे एक बाप की जिम्मेदारी। आजकल अपने बच्चों को आप किसी और के साथ भेज भी नहीं सकते, फिर आपको अपनी जॉब छोड़कर ऑल द वे जाना, फिर ट्यूशन सेंटर्स, वो पहले का कॉन्सेप्ट होता था ट्यूशन वाली बाजी के पास बच्चे को 2 बजे छोड़ दिया, रात आते हुए 8 बजे ले। आजकल आप भरोसा भी किसी पर नहीं कर सकते। सो दीस ऑनलाइन क्लासेस अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, तो ये बेहतर रहता है। एट द एंड इट डिपेंड, जिस बच्चे ने जाकर नहीं पढ़ना ना, वो क्लास के अंदर फिजिकली भी नहीं पढ़ना। और ये जितने भी यंग टीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे यंग टीचर्स मौजूद हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ इस विजन के यंग टीचर्स मौजूद हैं। इस पर अभी हम और भी बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सारे ही असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और यंग असातिज़ा मौजूद हैं। उस्मान, क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं एक तो वो बड़ा मुश्किल है, केमिस्ट्री, फार्मेसी, केमिस्ट्री कभी हमारे तो पल्ले पड़ी नहीं है। पहले मुझे ये बताइएगा कि टीचिंग प्रोफेशन क्यों सेलेक्ट किया आपने?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचिंग प्रोफेशन एक्चुअली मैं और सर कबीर हम लोग क्लास फेलोज़ भी थे और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो सऊदी अरब की थी। मैं ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा था। तो सऊदी अरब में एक अलमिया बना हुआ था हमारे टाइम में 2017-2016 में कि जो भी बच्चे अब्रॉड स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो इसी तरह मेरे वालिदैन ने भी मुझे यहाँ भेजा। तो यहाँ पे मैं एक स्कूल में ज्वाइन हुआ और उस स्कूल में मैंने एज अ रोल ऑफ अ लीडर टेक कर लिया था। मेरे दोस्त जो थे उनको केमिस्ट्री के अंदर और फिज़िक्स के अंदर मसले होते थे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती थी, कुछ टीचर्स के मसले थे, तो मैं उनको लीड करता था, मैं उनको पढ़ाता था। तो अलोंग द वे ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स भी मेरे अच्छे आए ओ लेवल्स के, और फिर मुझे उसी स्कूल से ऑफ़र की गई कि आप जो है यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम ए लेवल साथ साथ करते करते एज अ पार्ट टाइम आप टीचिंग भी कर लें। तो मैंने पार्ट टाइम वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट करी और फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि आई थिंक कि यही मेरे लिए प्रोफेशन बना हुआ था। आई रियली एंजॉयड टीचिंग दैट और बस बच्चों की खुशी अच्छी लगती है। अच्छा, अगर हम आज से पहले के दौर में चले जाते हैं तो पहले के दौर में असातिज़ा की जानिब से ज़ाहिर मारपीट भी हुआ करती थी और उस वक्त पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे। अब क्योंकि पेरेंट्स की जानिब से भी एक बड़ी सख्ती है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर बच्चों को किस तरह मैनेज किया जाता है? आप लोग फ्रेंडली कहते हैं कि फ्रेंडली टीचर ज़्यादा सही रहता है या फिर बच्चों के ऊपर वही सख्त वाली नज़र रखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज मेजॉरिटी पेरेंट्स भी ये बात कर रहे होते हैं और आज भी पेरेंट्स में एक डायलेमा है। आधे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बच्चों को जो है बिल्कुल ही फॉस्टर करके रखा हुआ है कि बिल्कुल ही इनको ना गलत तरह से हवा भी ना लगे, हाथ तो दूर की बात है। तो और दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स आज भी मौजूद हैं जो बोलते हैं नहीं हमारे बच्चों पर सख्ती करें क्योंकि हम सख्ती नहीं कर पा रहे घर पे। तो रिगार्डलेस मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, एक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी कि ओल्डन तरीके थे कि पनिशमेंट देते हो तो रिज़ल्ट मिलेगा, बट आज के मॉडर्न वे ये है कि आप रिवॉर्ड दोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे आप वैसे भी खुद माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं और आप पढ़ा रहे हैं ए लेवल के स्टूडेंट्स को, तो वो सीरियस ले लेते हैं? दोस्ती वाला मामला होता है, लेकिन जब हम पढ़ाई के अंदर एक रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ एज एवरीवन नोज़ देयर रोल। आप एज ए स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हो, मैं एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त कोई मजाक नहीं चलेगा। बाकी ये है आउटसाइड द क्लास बच्चों के साथ खेलना कूदना, क्रिकेट और बहुत सारी एक्टिविटीज़, वो सारी में मैं खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे ही टीचर्स को अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। आप यकीन माने कि जो मारने पीटने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बच्चों को इतने नहीं पसंद आते हैं और थोड़ा सा साथ से भी जान लेते हैं। साथ आप किस तरह के टीचर हैं? आप क्या बच्चों पे, क्योंकि कहते हैं इस्लामियत का टीचर तो ज़रूर मारता होगा। असल में शेरी भाई वो तो आपके साथ हमारा पूरा महीना गुजर गया, आपको पता है कि कैसा मैं टीचर हूँ। कहने का मकसद शेरी भाई ये है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो लेस फोकस जनरेशन है। बात याद, वो जनरेशन है रील्स वाली। 30 सेकंड चलो भाई, वो 30 सेकंड से ज्यादा जब रील बर्दाश्त, सेलिब्रिटी अपना नहीं बर्दाश्त कर सकते तो क्लास में टीचर कहां से बर्दाश्त करेंगे? तो कहने का मकसद है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 40 मिनट के यूनिट आपको बच्चे को एंगेज रखना है। तो मेरे नजर में अ टीचर शुड बी अ गुड एंटरटेनर। उसको नॉलेज हासिल करनी है ना बच्चे को। चैट जीपीटी चला जाएगा, गूगल पे लिख लेगा, हमसे ज्यादा नॉलेज है गूगल के पास। लेकिन टीचर का काम क्या है? द प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट द थिंग इन द क्लास, और फिर जो आपका रिलेशन है स्टूडेंट के साथ। जैसे मैं अपनी एक बात बताऊं, हमें याद था कि हम जब क्लास में हमारे टीचर आते थे तो हम इस वजह से डर के चुप हो जाते थे कि यार ये टीचर ना डांट देगा प्रिंसिपल। हमारी वजह से, इस वजह से बच्चे जो 1 2 4 मोहब्बत करते, यार सर साथ है इनकी सुन यार सर बड़े मजा आता है सर। तो ये जो रिलेशन आप डेवलप करते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, दिस इज और बड़ा क्यूट रिलेशन है। मैं आपको एक बात बताऊं, आई लव माई जॉब। जैसे उस्मान भाई ने बताया, हम एज और एक ही साथ होते हैं, तो उस्मान भाई ने बताया कि वो उनका टीचर ओ लेवल्स में दिख गया था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लीडर बनाया नहीं जाता, बनता है। टीचर भी बनाया नहीं जाता, वो बचपन से टीचर होता है, वो बनता है। टीचर का एक एटीट्यूड है, एक मोहब्बत है। और याद रखिए, शफकत टीचर की दिखती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना, बाप अपने बेटे के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई भी टीचर भी अपने स्टूडेंट के बारे में कभी बुरा नहीं। बिल्कुल जी, आप तमाम टीचर्स का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि आप सारे यंग हैं और बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ आप ये अपना सिलसिला लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ के निकलेंगे वो किसी आला मनसब पे इंशाल्लाह फाइज होंगे और आपकी उस तरह उसका एहतराम भी करेंगे। हम चलते हैं अपने जलाल भाई के पास। जलाल भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है आज कलर भाई। भाई आपके कलर की तारीफ हो रही है कुर्ते की। वालेकुम सलाम। और की नजर करम मतलब है कि आज जो है वो मोहब्बत का शरबत बने हुए हैं, लाइट लाइट वाला। कैसे हैं आप जलाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल, हम फर्स्ट क्लास। क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हमने
यहाँ पर नूर GPT से पूछना है कि क्या बनेगा आज? क्या बनेगा, और ये हमने स्क्रीन खोलकर स्कैन किया और ये आई रेसिपी। अरे वाह, क्या बेहतरीन मज़ेदार सी चाउमीन की। चाउमीन तो चाउमीन आज बना रहे हैं, और चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने जहाँ मामता वहाँ डालडा लाया अब न्यू कॉर्न ऑयल, जो कि है 100% प्योर एंड न्यू और हार्ट फ्रेंडली है। बिल्कुल हार्ट फ्रेंडली है। हार्ट फ्रेंडली है, मैंने क्या गलत बोला? फ्रेंडली है, हार्ट लगाना भूल गया था तो क्या हुआ? हेल्दी हार्ट फ्रेंडली मतलब हमारी अच्छा है, हमारी गलतियां निकाल लेंगे। और देख रहे हैं आप, और साथ दें आप इनका शेरी भाई, यही होता है जब आप साथ देते हैं ना। रेसिपी बता दे शेफ जलाल। इसके बाद जो दूसरी रेसिपी है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगेन जब इफ्तार की बात आती है तो सबरोसो सबसे के बिना तो इफ्तार अधूरी है। जब तक दस्तरखान की जीनत ना बने सबरोसो, उस वक्त तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर, और अगर आप टेबल को और स्पेशल और ट्विस्ट देना चाहते हैं तो अरेबियन फिले नगेट्स और चिकन चीज़ पराठा और इनके चीरो फ्राइज जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। भाई कल वाले टेंडर्स तो बहुत मजे के थे। थैंक यू वेरी मच, क्या ही बात थी, कमाल। और क्या है हमारे पास? तो भाई ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं 2, और आपने ज़रूर इफ्तार के वक्त खानी है और फिर बतानी बिल्कुल बिल्कुल खानी है, इंशाल्लाह खाएंगे, जरूर खाएंगे। चलें जी, फिर आते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हम खा के बताएंगे। जलाल भाई बड़े ज़बरदस्त जो है वो खाने बनाते हैं और मैं एक दफ़ा फिर अपने इन तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल यंग टीचर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने तौर पे, और बस इनके लिए भी दुआ है। और जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यही बताऊंगा कि भाई अपने उस्तादों का एहतराम करें, और ख़ास तौर पे टीचर्स को मैं बताऊंगा कि ऐसे फ्रेंडली टीचर्स बने ताकि बच्चे आपका एहतराम भी करें, आपसे मोहब्बत भी करें। ये ना हो कि आपके खौफ से जो है वो और फिर आपसे बच्चे डरे ना, बच्चे आपसे डरे ना और खौफ से आपकी क्लास बंद करें। अब आपको एक ब्रेक के बाद बाराने रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू जो है वो गरूर और तकब्बुर के ऊपर है, और हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम अल्लामा ज़ुहैर आबिदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, हम बात करते हैं अरसला गरूर और तकब्बुर की। जैसे मैंने शुरुआत में ही बात कही थी कि गरूर तो बंदा वो करे जिसके पास अपना हो कुछ। हमारे पास कुछ अपना है ही नहीं, रब का अता करदा है, जब चाहे ले ले, जब चाहे छीन ले। तो ये गरूर क्यों आ जाता है लोगों में इतना? मुझे लगता है कि गुरूर उन्हीं लोगों में आता है जो शायद इस हकीकत को समझ नहीं पाते कि गुरूर और तकब्बुर को अल्लाह ताला ने कितना नापसंद जो है वो फरमाया है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग इस चीज़ को, इस हकीकत को समझ ही नहीं पाते कि कितना सख्त गुनाह है अपनी किसी छोटी सी चीज़ पर भी गुरूर करना। अल्लाह को तो पसंद ही नहीं है। इंसान वो, मुझे लगता है कि बहुत अल्लाह के करीब है जो अपने से नीचे देखे, अपने से नीचे भी देखे। और देखें जी, गुरूर और तकब्बुर करना, अकड़ के चलना, हमने तो सुना अकड़ता सिर्फ मुर्दा है और जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। अल्लामा साहब, आज बात हो रही है गरूर और तकब्बुर की। हमारे यहाँ लोग जब किसी मनसब पे फायज़ हो जाते हैं तो उनके अंदर एक गुरूर आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है। कुछ लोगों के अंदर, बहुत से जो होते हैं वो बहुत ही शफीक भी होते हैं, शफीक भी होते हैं। ये गरूर और तकब्बुर को अल्लाह ताला ने नापसंद भी फरमाया है, इस पर ज़रा बयान कीजिए। और गुरूर और तकब्बुर, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग ये समझते हैं कि गुरूर और तकब्बुर दोनों एक ही चीज़ है। अगर तो कोई फ़र्क है तो वो भी ज़रूर ज़ाहिर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरूर और तकब्बुर दरअसल मुतरादिफ़ अल्फाज हैं तकरीबन। इंसान जब कभी अपने किसी मनसब, अपने किसी इख्तियार, अपनी किसी ताकत के ऊपर अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो उसे कहते हैं गुरूर। और जब वो इसका इजहार करता है किसी दूसरे के ऊपर और दूसरे को कमतर समझता है तो वहाँ आ जाता है तकब्बुर। सही। इस्तकबार से, इसका बाब इख्तियार में इस्तकबार इसका लफ्ज़ है कि इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, बेहतर समझता है, बेहतर, दूसरे को कम समझता है, अपने आप को बड़ा, तो वहाँ तकब्बुर हो जाता है। और तकब्बुर इंसान को चाहिए, मौला कायनात का कौल है कि इंसान किस बात पर तकब्बुर करता है कि जिसकी इब्तदा एक नुतफ़े से है और जिसकी इंतहा एक नजिस मुर्दे पर है। बिल्कुल। न इब्तदा कुछ है न इंतहा कुछ है। बेशक। और तकब्बुर जैसे सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पर होता है, एक दौलत पर, एक मनसब पर। मनसब
जैसे कि मनसब किसी मनसब पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे ठीक। किसी पोस्ट पे आदमी बड़ा पहुंच गया, किसी सही पहुंच गया है। तो वो अपने आप को बहुत ही समझने लगा, सुपीरियर समझने लगा। और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ज़रा सा किसी के पास 4 पैसे आ जाएं तो वो बाकी लोगों को जानवरों से बदतर बिल्कुल। ट्रीट करने लगता है, और ये अल्लाह को सख्त नापसंद है, क्योंकि वो कहता है सिर्फ तकब्बुर जो है, एक बार अकबर कबीर, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। बेशक। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तकब्बर से बड़ाई जो है वो सिर्फ अल्लाह मेरे रब की है। आपके इख्तियार में है क्या? ना आप अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए, ना आप अपनी मर्ज़ी से बीमार होते हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से सेहतयाब होते हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और कर सकते हैं। सांस भी नहीं ले सकते हम तो अपनी मर्जी से। एक झटके में ताकतवर तरीन आदमी नीचे जाता है। और ऐसे बहुत किस्से भी, हज़ारों किस्से हैं, हज़ारों वाक़यात हैं, तारीख़ भरी पड़ी है। खुद हाल मौजूदा दौर में ऐसे वाक़यात आपको नज़र आएंगे बिल्कुल, कि बड़ी बड़ी ताकत वाले कैसे ख़त्म हो गए और कैसे। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो इख्तियार उसे परवरदिगार ने दिया है वो अपने से कमतर के बेहतरी के लिए सर्फ करे, बिल्कुल, उसको फैज़ पहुंचाने के लिए सर्फ करे, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सर्फ करे। तो जब अपने इख्तियार को, अपने इक़्तिदार को, अपनी दौलत को या किसी चीज़ को वो दूसरे के लिए फैज़ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा तो परवरदिगार उसे मज़ीद अता करेगा। अच्छा अलामा साहब, एक चीज़ हमने और देखी है कि इंसान को इल्म जो है सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें शऊर आता है। हमने यही सुना है कि इल्म हासिल करो, शऊर आएगा, तौर तरीक़े आएंगे। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, दानिशमंद होते हैं जी, बड़े पढ़े लिख जाते हैं, तो उसके बाद उनको हर किसी की बात जो है ना वो बेकार लग रही होती है, और वो कहते हैं कि जी मेरा इल्म सबसे ज़्यादा है, तो तुम कौन हो कि मेरे आगे बात करने वाला। तो ये कैसी तालीम हुई कि जो हासिल भी कर ली और जाहिल के जाहिल रह गए? इसमें जो कसूर है वो तरबियत का है। खाली इल्म काफ़ी नहीं होता। इल्म और तरबियत का वही ताल्लुक़ है जो जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है। बिल्कुल। बग़ैर रूह के जिस्म बेकार है, बग़ैर तरबियत के इल्म बेकार है। क्या बात है। जो साहिबान इल्म होते हैं, जैसे कि अभी आपने ख़ुद भी कहा कि फलदार दरख्त जो है वो झुकता है। तो जो साहिबान इल्म तरबियत से इल्म हासिल करते हैं, असातिज़ा से इल्म हासिल करते हैं और उन असातिज़ा की सोच बैठते हैं। ये एक हदीस भी है सरकार ख़त्मी मरतबत की कि इल्म ना आसमानों पे है कि जो बारिश की तरह बरसा दिया जाए, ना इल्म ज़मीन में है कि जो फसल की तरह उगा दिया जाए। इल्म तो दानिश्वर लोगों के सीनों में भर दिया गया है, उनकी सोहबत में बैठो ताकि इल्म हासिल कर सको। इल्म, ये किताब पढ़ लेने से इल्म नहीं आता। तो जब हम झुकते हैं लोगों के आगे, माफ़ी तलब करते हैं या हम झुकते हैं, अपनी गलती मानते हैं, आपने कहा कि बड़ा फलदार होता है वो दरख्त जो झुकना जानता है, तो फिर सामने वाला जो इंसान है जिसके आगे हम झुक रहे होते हैं, हम अपनी मोहब्बत में झुकते हैं क्योंकि हमें समझ आ गई होती है शायद में भी चीज़ें, लेकिन वो इंसान मज़ीद गरूर क्यों महसूस करता है? ये उसको मोहब्बत क्यों नहीं दिखती उस झुकाव में? ये एक मेरा बड़ा पर्सनल सवाल है। हाँ, कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे आगे माफ़ी मांग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो गलत हो, बल्कि वो रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है। उसके अंदर चाह होती है कि रिश्ता ना ख़त्म हो। हमारे यहाँ बस चूँकि मैंने कहा ना कि तरबियत की एक मेन जो चीज़ है वो तरबियत का फौदान है, और हम ये समझने लगते हैं सामने वाले की कमज़ोरी को देख कर के ओहो कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये तो माफ़ी मांग रहा है, ये फंस गया है, अब ये मजबूर हो गया है, तो मैं जो हूँ अब अपनी ताकत का और मज़ीद इसको दिखाकर अपने आप को। असल में मैं बताऊँ ये सारी चीज़ें क्यों पैदा होती हैं? जहाँ अंदर से इंसान खाली हो ना, कहते हैं ना खाली बर्तन आवाज़ देता है, जहाँ अंदर से खाली हो तो वो ऊपर से दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ हूँ। जो अंदर से भरा हुआ हो ना वो कभी भी आपको दिखाएगा नहीं कि मैं क्या हूँ। तो इंसान कितनी बार झुके? ये अल्लामा साहब ने वैसे एक बड़ी अच्छी बात की है। हम क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मैं आम जिंदगी में देखता हूँ जो कुछ नहीं होते ना वो आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से कम बात नहीं करते, और जो वाकई में कुछ होते हैं ना तो वो ऐसे बैठे होते हैं और सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं, खामोश मतलब उनको ज़रूरत नहीं होती बताने की कि मैं क्या हूँ, और जिस बंदे को ये ज़रूरत पड़ जाए बताने की कि मैं कुछ हूँ तो उसका मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो इंसान कितनी बार झुके? अपनी भी तो इज्जत नफ्स है। अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हो या आप अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हो, एक बार झुक गए, 2 बार झुक गए, 3 बार झुक गए, चौथी बार झुक गए, लेकिन सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से कि आप कितनी बार झुक रहे हो। नहीं, देखिए झुकना और या माफ़ी मांगना वहाँ तक हद तक सही है कि जहाँ आपने एक गलती, आपकी कोई बात हो गई, कोई मसला हो गया, आपकी गलती नहीं भी, आपने कहा चले यार छोड़ें, ख़त्म करें बात को, हो गया। लेकिन अगर
इंसान सामने वाला अकड़ा जाए तो फिर आप उसको इग्नोर कर दें और फिर आप अपना रास्ता बदल लें। आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें और नहीं क़त्ल ताल्लुक़ नहीं करें, सलाम दुआ की हद तक रखें, लेकिन उसको अब आप एक लिमिट में, एक हद में ले आएँ कि साहब इससे ज़्यादा ना ताल्लुक़ रहे और ना आपको मज़ीद, क्योंकि हमने तो कोशिश कर ली ना, हमने तो कोशिश कर ली, अब सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम मज़ीद नहीं झुकेंगे, बल्कि तर्क ताल्लुक़ भी नहीं, क्योंकि तर्क ताल्लुक़ इस्लाम ने मना है। सलाम दुआ मैंने सलाम दुआ करते रहें आप, और एक लिमिट तक बस। अब आप जब दिखें तो आप सलाम दुआ कर लें, लेकिन जाहिर है बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि अगर सामने वाला झुक रहा है तो कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, वो चाह रहा है कि रिश्ता कायम रहे। अच्छा अलामा साहब, एक थोड़ा सा सवाल अगर गलत हो तो मुझे आप क्लियर कर दीजिएगा। जो हमारे यहाँ आलम दीन है, क्या उनमें भी ऐसा होता है कि जी मैं ज़्यादा इल्म रखता हूँ, ये कम इल्म रखता है, ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोगों को अपने इल्म का गुरूर होता है, क्योंकि उन्होंने तो दीन की तालीम ली है, उनके अंदर फिर ये कैसे आ गई चीज़? वो मैंने अर्ज़ किया ना कि तरबियत नहीं है, और दरअसल उन्होंने 4 किताबें पढ़ी हैं सिर्फ। हालांकि जितना आदमी इल्म हासिल करता है ना, उसे उतना अपने जहल का इदराक होता है। बिल्कुल। जो मैं जानता हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जो मैं नहीं जानता वो इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा है। तो जो नहीं जानता, जब उसकी तादाद मकदार ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि मेरा जहल ज़्यादा है और मेरा इल्म कम है। मैंने इसमें एक मिसाल भी दी थी साइंस की, चूँकि मैं साइंस का टीचर रहा हूँ। गिलास में आप पानी भर दें, लबालब पानी भर दें फुल। जब आप फुल लबालब पानी भरेंगे तो गिलास का 49 मैक्सिमम 49% हिस्सा गीला होगा, लेकिन मिनिमम 51% सूखा होगा। यानी ज़्यादा हिस्सा सूखा होगा, कम गीला होगा। तो इंसान में जितना भी इल्म भर जाए, ज़्यादा हिस्सा उसका जहल होगा, कम हिस्सा इल्म होगा। और क्योंकि अलामा साहब माशाल्लाह खुद उस्ताद रहे हैं, उस्ताद हैं, आज तक हैं, क्योंकि हम इनसे सीख रहे हैं तो ये उस्ताद ही हुए। तो ये जो बात करते हैं ना, ये बड़ी दानिशमंदी की बात करते हैं, और वाकई में हमें सोचना चाहिए। आपकी फील्ड में माशाल्लाह बड़े बड़े सनाख्वाह हैं, आप ख़ुद एक बड़े सनाख्वाह हैं। क्या कभी ऐसा देखने में आता है कि कभी कोई सनाख्वानी की महफ़िल हो रही है और कोई बड़ा सनाख्वाह बैठा हुआ है, वो अपने सामने किसी छोटे को अगर या तो पढ़ते हुए देख रहा है या उसका नंबर पहले आ गया तो उसको बुरा लग जाता है कि यार मैं बैठा हूँ, उसको क्यों पहला नंबर दे दिया? नहीं शरीफ भाई, सबसे पहले तो हकीकत बताइएगा जो माशरे की है। मैं आपको बताता चलूँ, जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं वो सिर्फ वक्त डिसाइड करते हैं कि हमारा ये वक्त होगा। अगर उस वक्त पे कोई और पढ़ रहा होगा तो ये उनका हक बनता है कि वो अपना वक्त उनसे कहें कि यार ये मेरा वक्त था, आप मुझे वक्त दें, क्योंकि मुझे, और जितना बड़ा नाम होता है वो उसकी मसरूफियात उतनी होती है। यहाँ तो ये है। अब जहाँ तक तकब्बुर और गुरूर की बात रही है, तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह लुक़मान में फरमाया कि ज़मीन पे अकड़ कर मत चलो, क्योंकि बेशक अल्लाह को तकब्बुर और फ़ख्र करने वाले नापसंद हैं। बिल्कुल। और सूरह नहल में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसी का ही मफ़हूम है कि अल्लाह पाक को फ़ख्र और गुरूर करने वाले नापसंद हैं। हदीस में सही मुस्लिम में है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जिसके दिल में राय के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, फ़ख्र एक अलग चीज़ है, फ़ख्र करना किसी चीज़ पे वो एक अलग मामला है कि अगर आप फ़ख्र कर रहे हैं कि मेरा बेटा है, इसने ये काम किया, फ़ख्र एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें तकब्बुर और गरूर का अगर एलिमेंट आएगा तो वहाँ पर गुनाह शामिल हो जाएगा। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे बड़े ही मोहतरम मुफ्ती साद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, बात हो रही है गुरूर और तकब्बुर की, और मैंने पहले भी ये बात बयान की कि गुरूर तो बंदा तब करे जो कुछ उसका अपना हो, हमारा तो कुछ अपना है ही नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब कोई बंदा किसी मनसब पे फायज़ हो जाता है, ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है, पैसा आ जाता है, चाहे किसी तरीके से भी आए, तो उसके अंदर एक गुरूर और तकब्बुर हमें नज़र आने लगता है। इसके बारे में बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, गरूर तकब्बुर हमारे यहाँ इस्लाम में बड़ा नापसंद किया गया इसको।
अगर हम अरब कबाइल के अंदर देखें, इसी बिना पर पहले जंगें भी होती थी, यही सिस्टम उनके अंदर राइज था, कबीला बेस, मैं अफजल, मैं बड़ा, मैं आला, और इसी बुनियाद पर। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा शरीफ भाई, मेरे नज़दीक, हो सकता है आप लोग इख्तिलाफ करें, गरूर और तकब्बुर का ताल्लुक मोस्टली माल, दौलत, इल्म से होता भी नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी तकब्बुर करते हुए देखे हैं जिनके पल्ले भी कुछ नहीं है। अगर उनको रेडी भी लगाए ना तो वहां तकब्बुर गरूर नहीं कर सकते, घर जाकर अपने कमजोरों पर गरूर और तकब्बुर करेंगे। जैसे मैंने कल भी एक जुमला कहा था कि जो गुस्सा है ना वो दुनिया की सबसे मुनाफिक चीज़ है, हमेशा कमजोर पर आता है। तो वो गरूर और तकब्बुर का ताल्लुक बहुत बार बहुत अमीर लोग होते हैं और आजिज होते हैं, बहुत बार रेडी लगाता है लेकिन आप उसका तकब्बुर देखेंगे, जिसको जहां मौका मिले वो अपना गरूर और सही बात है। असल में ये एक गलत तरबियत है, एक गलत अना परस्ती है। अगर इसी अना परस्ती को मैं देखूं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को तो तोड़ने आए थे। बनु हाशिम से हैं, बनु हाशिम के मज़ीद सबसे बड़े लीडर खानदान से हैं, और आते हैं तो अपने साथ बिलाल हबशी को लेकर चलते हैं। आते हैं तो बताते हैं कि ज़ैद बिन हारिस गुलाम है, लेकिन जब लोग देखते हैं तो कहते हैं ज़ैद गुलाम है या रसूल का बेटा है, मुंह बोला बेटा बनाया। तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया। अबू जहल से किसने पूछा ना, हम तो बड़ी बात करते हैं अबू जहल से कि इस्लाम नहीं कबूल किया, तो किसी ने अबू जहल से पूछा, अबू जहल तुम तो जानते भी थे, जैसे हम अबू जहल को अबू जहल क्यों कहते हैं, जाहिलों का बाप क्यों कहते हैं। जाहिल और कम इल्म में मैं ये भी बात कर दूं, हम ना अमूमन जाहिल इलिटरेट को कहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना, उसको जाहिल नहीं कहते, उसको कम इल्म कहते हैं। जाहिल कौन होता है, जानबूझकर गलती पर डट जाने वाले को, मालूम भी है, इसलिए हमारे बड़े नहीं कहते पढ़ा लिखा जाहिल, जानता है कि यह हक है लेकिन बस वो अपने अना के खिलाफ है, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, जाओ, ऐसा नहीं होता। ये है अबू जहल। क्योंकि अबू जहल एक बार बाजार में था और उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि मेरे इस हाथ में क्या है, पीछे कंकरियां छुपाई हुई थी, तो तुम बता दो इस हाथ में क्या है तो मैं ईमान ले आऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस इतना छोटा सा चैलेंज, अगर जो तुम्हारे हाथ में कंकरियां हैं ये बता दे कि मैं कौन हूं, फिर अबू जहल ने कहा फिर तो मैं गारंटीड मान जाऊंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन कंकरियों से आवाज आई है जो आपके सामने है, ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अबू जहल ने वो कंकरियां फेंकी और कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लोगों ने कहा या अबा जहल, अबू जहल इतना सामने वाज़े निशानी आ गई फिर भी तुम नहीं मानते। तो किसी ने अबू जहल से पूछा, अनापरस्ती की बात हो रही कि तुम दीन इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते, तुम दीन की तरफ क्यों नहीं आते, तुमने तो वाज़े निशानियां देखी हैं। तो अबू जहल कहते हैं बात यह है इस्लाम अच्छा है, मोहम्मद सच्चा है, ईमानदार है, लेकिन अबू जहल को यह बर्दाश्त नहीं कि वो और बिलाल एक सफ में खड़े हो जाए। ये है अना, ये है तकब्बुर। और यही इकबाल कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, फिर न रहा बंदा न बंदा नवाज। हमारे उस्ताद कहते थे इस्लाम देखना है ना, इस्लाम की कदर क्या होती है, जाओ मस्जिद की पहली सफ देख लो, जहां गरीब से गरीब बंदा भी हो तो उसको उठा के कोई ये नहीं कह सकता सरदार आ रहा है पीछे चले जाओ। ये है इस्लाम का तकद्दुस कि एक ही सफ में, वहां महमूद सबसे, उसका गुलाम अयाज, वो एक सफ में खड़े हो गए, शाना बशाना खड़े हो रहे। ये है इस्लाम, ये है दावत, ये है कि हम दरमियान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आगे बढ़ना चाहते हो एक दूसरे से, बिल्कुल आगे बढ़ने की इजाज़त है, नेकी में आगे बढ़ो, एक दूसरे से तकवा और परहेजगारी में आगे बढ़ो। ये माल और दौलत में आगे बढ़ जाने से ना तुम्हारे रुतबे बढ़ते हैं ना तुम्हारे स्टेटस बढ़ते हैं। बढ़ना है, सहाबा कराम एक दूसरे से आगे बढ़ते थे। हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में कहा कि ऐ सहाबा माल ले आओ, माल की कमी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का माल जमा करते हैं, उसका आधा हिस्सा करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। बोलना आसान है, आधा हिस्सा घर का देना बड़ा मुश्किल। आधा हिस्सा लेकर आए, रसूल की बारगाह में पेश किया। अब मुंतज़िर हैं कि देखता हूँ हज़रत अबू बकर कितना माल देता है। अब दीन में आगे बढ़ना है ना, रश्क है कि मैं आगे देखूँ मैं कितना आगे बढ़ता हूँ। साइड पे खड़े हो गए, वहाँ हज़रत अबू बकर आते हैं। अब देखें शहरी भाई, यार यार को जानता है। उमर से क्या पूछा कि उमर ये बताओ कितना लाए हो, हज़रत अबू बकर से नहीं पूछा, फरमाया अबू बकर ये बताओ कितना छोड़ आए हो। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, पीछे अल्लाह और अल्लाह का रसूल ले आया हूँ, छोड़ आया हूँ, बाकी जितना घर में माल था वो सब ले आया हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं खुदा की कसम अबू बकर तुमसे आगे हम नहीं निकल सकते। ये है दीन में आगे बढ़ना। इसमें बस एक पॉइंट बता दूँ, बात को ख़त्म करूँगा। बाज़ लोग किसी के पास अल्लाह ने कोई नेमत दी है, जैसे अल्लामा साहब है, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, मेरा भाई गौहर है बहुत खूबसूरत सनाखानी करता है, तो मैं अगर इसको देखकर ये बोलूं कि यार इससे ये आवाज़ चली जाए और मेरे अंदर आ जाए, इसको कहते हैं हसद। हसद हराम है, लेकिन इसमें फ़र्क जानना चाहिए।
गौहर भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं कहूँ अल्लाह मुझे भी ये देन दे दे, इसको कहते हैं रश्क। रश्क जायज़ है, हसद हराम है। हमारे यहाँ रश्क और हसद में ना इसको वो मिक्सअप करते हैं। रश्क ये है कि अल्लाह ने उसको भी नेमत दी, माल दिए, मुझे भी दे दे, अल्लाह ने उसको भी आवाज़ दी, अल्लाह मुझे भी दे दे। लेकिन हमारा मसला ये है कि दूसरे को दिया, हम कहते हैं उससे छीन के मुझे दे दे, तो ये गलत हरकत है। छीन के भी दे दे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपने रब के बारे में सोचते हैं तो हमारे रब की जो खजाने हैं ना उसमें कोई कमी नहीं है, वो खजाने भरे हुए हैं। तो आप किसी को देख के ये कहें कि अल्लाह मियाँ इससे चले जाए तो वो अल्लाह को नापसंद है। आप बोले अल्लाह ताला मुझे भी दे दे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ताला से मांगना तो अल्लाह ताला खुश होता है। अच्छा अलामा साहब, हमने कई दफ़ा ये देखा है कि लोग कास्ट को लेके भी बड़ा तकब्बुर करते हैं कि जी हम फ़लानी कास्ट वाले हैं तो हमारी ये हैसियत है, फ़लानी कास्ट है तो ये हैसियत है। ये जो कास्ट को लेकर होता है, और हमने ख़ास तौर पे अपने पड़ोसी मुल्क में देखा है, वहाँ तो अछूत और इस तरह की बातें होती हैं। अब हमारे यहाँ इस तरह तो नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ भी आज भी कास्ट को लेके बड़ा है ऐसी बहुत सी कास्ट जो अपना नाम लेकर जो है वो आगे से बोलते हैं कि हमारे हम तो इस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सरकार खत्म मरतबत का खुतबा हजतुल वदा यही है, ना किसी गोरे को काले पे फजीलत है, ना किसी अजमी पर अरबी को फजीलत है, बराबर करार दे दिया है। जहाँ तक सैयद का ताल्लुक़ है, वो सरकार ने ये फरमाया कि मेरी चूँकि औलाद है तो उसका एहतराम आप करें, मेरी वजह से एहतराम करें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सैयद चोरी करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सैयद अगर कोई और गुनाह करेगा तो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। सैयदों वाले काम भी करो। हाँ, ये सैयद को सोचना चाहिए कि जब उसकी निस्बत रसूल से है और वो रसूल जो कायनात के लिए एक मिसाल है और जो दुनिया को हिदायत दे रहा है, तो ज़ाहिर है कि हम अगर किसी बड़े बाप की औलाद होती है कोई और कोई गलत काम कर लेते तो वो छुपाता है कि मैं उसकी औलाद नहीं बताता ज़ाहिर करके। खैर हमारे माशरे में तो धड़ल्ले से मार के कहते हैं कि मैं उसका बेटा हूँ, कर ले क्या करता है। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि अब ख़ुद सरकार की इज़्ज़त के लिए अपने किरदार को ऐसा बनाना चाहिए कि दुनिया को ये सोचना ना पड़े या पूछना ना पड़े कि तुम कौन हो। हाँ साहब, ये हैं सैयद, ऐसे होते हैं सैयद कि इनकी अल्फाज, इनकी ईमानदारी, इन पर भरोसा किया जा सकता है, ये हराम नहीं खाते, ये किसी का हक गज़ब नहीं करते। तो वो किरदार देख के आदमी कहते हैं यार यकीनन ये सैयद है जो इसका किरदार है। बिल्कुल। मैं एक वर्डिक्ट ज़रूर दूंगा। मेरी राय इसमें यह है कि भले जो भी हो, आपकी बात बिल्कुल सही है, सादात के अमल, लेकिन सादात का एहतराम हम पर हर सूरत फ़र्ज़ है। उसके अमल अपनी जगह, उसको चाहिए अपना अमल दुरुस्त रखे। हम सैयद का अमल की वजह से उसका अदब नहीं करते, सैयद का अदब आले रसूल होने की वजह से करते हैं। ये बात याद रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उनके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं, बड़े एहसानात हैं। अब उसका बेटा है, उनका बेटा कोई आ जाए तो मैं उनके बेटे का अदब करूंगा, भले उसके जो भी मामला हो। अब रसूल कायनात, शेर खुदा, फिर उनके औलाद में से कोई आए तो अदब हम पर फर्ज है। उनको देखना चाहिए अपना अमल, जो भी हम अमल की बुनियाद पर सादात का एहतराम नहीं करते, नस्ल की बुनियाद पर। इधर साथ भाई फिर वही बात आती है ना कि जो सैयद है उसके फिर उतने ही फराइज भी हैं। जैसे हाफिज कुरान का ले लें, उसके सीने में कुरान है, अगर किसी बंदे ने हिफ्ज कर लिया कुरान और उसके बाद वो अमल करे, इतना ही अकाउंटेबल होगा तो वो उतना ही अकाउंटेबल होगा। बताने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे सैयद भाई हैं, हम उतने ही अकाउंटेबल भी हैं कि हमारी ठीक है इज्जत एहतराम जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन हमसे जो सवाल होंगे वो ज़्यादा कड़क होंगे, वो हमसे ज़्यादा कड़क सवाल होंगे। तो इस वजह से अपने कामों को ऐसा बनाएं और किसी की कास्ट को लेकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मुफ्ती साहब ने बात की, मैं फिर वजाहत कर दूं। आपने और जो ने बात की, दोनों ने बात जो की है उसकी वजाहत समझना है। यानी वो अपनी जगह सही है कि आपने एहतराम करना है सैयद का, और आप अपनी जगह सही है कि सैयद को क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये दो अलग चीज़ें हैं। यानी सैयद का एहतराम हर सूरत में वाजिब है क्योंकि सरकार का हुक्म है, और सैयद को क्या करना चाहिए, उसको अपनी इज्जत करनी चाहिए, ये उसका सैयद की जिम्मेदारी। तो दोनों की जिम्मेदारी अपनी जगह है। और गौहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और गौहर भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा आतिश शरीफ पेश करें। देखा मेरे मौला। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू जैसे गुरूर और तकब्बुर पे है। असल में एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, क्योंकि जिस फील्ड से आप बिलोंग करती हैं उसमें लोग नए आते हैं तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, सबसे अच्छी तरह मिलते हैं ENG स्टाफ से, कैमरामैन से, मेकअप आर्टिस्ट से, फिर अचानक से वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, अल्लाह का करम होता है और वो मशहूर हो जाते हैं। तो मशहूर होने के बाद फिर क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि पानी भी पीना है तो बहुत देख के पीना है, और कोई पास से गुजर जाए तो उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, ऐसा अचानक क्या हो जाता है? अच्छा, ये मशहूर जो होते हैं उनका आप पूछ रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं उससे पहले आपको उनका बता दूं कि सेट पे क्या कुछ होता है। जो मशहूर बिल्कुल भी नहीं होते ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया
किया होता, बहुत कम काम किया होता है, अगर आप उनका सेट पे बिहेवियर देख लें तो आप तौबा तौबा करें। अच्छा, वो भी करते हैं? लिटरली वो भी करते हैं, और बल्कि ये वाले ज़्यादा हैं। बल्कि जो सीनियर्स हैं मैं उनको बाज़ औक़ात देखती हूँ कि वो बिल्कुल इतना डाउन टू अर्थ होते हैं कि मतलब मैं क्या ही आपसे उसके अच्छा, बारे में। ये क्या वजह है कि मतलब अगर हम कहीं जाएंगे, मिसाल के तौर पे जूनियर्स में ज़्यादा आ गया है, मतलब जूनियर से मुराद में नई लॉट की बात कर रहा हूँ कि अगर ये क्या है कि अगर हम कहीं जाएंगे और हम देर से पहुँचें या हम पहुँचते ही शोर शुरू कर दें तो क्या इससे हमारी इज्जत होती है? ये उन लोगों ने अपने दिमाग में बनाया हुआ है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम शोर मचाएंगे, हम जाकर डायरेक्टर के सर पर बैठ जाएंगे कि जी आपने सीन करने हैं फ़ौरन और इतने सीन आज दे। आप सोच भी नहीं सकते, एक एक्टर जब सेट पर आता है ना जिसके अंदर गुरूर और तकब्बुर होता है, वो आकर अपना एक पेज लेकर आता है, वो कहता है आज मैंने इतने सीन करने, इतने टाइम पीरियड में करने, 9 बजे मेरा पैकअप हो जाएगा, 9 बजे के बाद मैं सेट पर नहीं रुकूंगी, अगर आपने जो है वो 1 घंटा मजीद बढ़ा के 10 बजे रोकना है तो मेरा बजट बढ़ाएं और पैसे आपके मजीद बढ़ेंगे। आपकी सोच है कि सेट पे क्या क्या होता है। अच्छा, और मैं मजे की बात बताऊं, ऐसे जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना, शुक्र है हमारा तो ताल्लुक पड़ता ही नहीं है, ऐसे जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना ये आरजी होते हैं, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहते हैं क्योंकि फिर लोग काम नहीं करना चाहते हैं। और इसमें कोई बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, खैर ऑफ कोर्स जाहिर है क्या ही नाम लें, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं कि मैंने खुद जिनके साथ आज से कोई 4-5 साल पुरानी बात होगी शहरी, मैंने काम किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो लाइफ का, ठीक है, मैंने उनके साथ काम किया था और इतना बैड बिहेवियर था उनका, 5 साल पुरानी बात होगी। और अभी रिसेंटली मैंने दोबारा उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया है, तो लिटरली मैं देख रही होती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो रवैये कैसे बदलता है। अच्छा, मैं बता दूं, ऐसे लोगों को मैं मुनाफिक भी कहता हूँ कि जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो इतनी अच्छी बातें करते हैं कि हम कहते हैं यार इनसे अच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन जाहिर है पीछे की असलियत वही लोग जानते हैं जो काम करते हैं किया है। और ऐसे लोगों के साथ लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहते, तो हमने उनका जवाल भी देखा और वैसे भी हर उरूज को जवाल है। अलामा साहब, सबसे जो बड़ा मसला आता है, जैसे आपने तरबियत का कहा कि वो घर से ये शुरू होती है कि हम अपने बच्चों के सामने जो है ना अपने सर्वेंट्स को या अपने काम करने वालों को ज़रा सा नीचा दिखाते हैं और बच्चों के सामने ही डांट भी देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है बच्चा जो छोटा होता है वो समझता है कि मेरा भी यही हक़ है, जिसे हम कहते हैं ना जद्दी पुश्ती, तो वो समझते हैं हमारा भी जद्दी पुश्ती हक़ है कि कोई भी नीचे मिलेगा या नीचे थोड़ा हमसे नीचा होगा उसको डांटना हमारा हक़ है क्योंकि हमने अपने बाप को देखा है। बाज़ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो अपने मुलाजमीन को कभी भी मुलाजिम या नाम लेके या करके नहीं, बाबा चाचा ये कर दें, बिल्कुल, बहुत से घरों ये कर दें, बड़े लोग, उनके घरों के फिर बच्चे भी जो है वो अपने मुलाजमीन से उसी तमीज़ और तहजीब से बात करते हैं। जहाँ खुद बड़े ये सोचेंगे ओ तूने ये ज़रा सी बात पर डांट दिया या ये लहजा इस्तेमाल किया, वहाँ वो बच्चे भी फिर वही चीज़ सीखते हैं, फिर वो भी समझते हैं कि हम भी चूँकि मालिक हैं, हाकिम हैं, तो हम इनको जलील करके ही जो है वो अपनी इज्जत बना सकते हैं। और फिर जब बाप माँ इस तरीके से बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली बच्चा भी वही चीज़ करेगा ना जो बड़े कर रहे हैं। तो ये मैंने जो बुनियादी तौर पर बात की तरबियत की कि अगर माँ बाप खुद उस तमीज़ को, उस तहजीब को जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हमने कभी मुलाजिम को तू कह के बात नहीं की। जो बुजुर्ग बड़े एज के होते थे हमें बाबा चाचा आपने ये नहीं किया, चाचा का इस तरह, आज तक हम ऐसी करते हैं। वो हमारी तरबियत थी कि इस तरह से आप बात करें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो आपके यहाँ काम कर रहा है वो आपका गुलाम नहीं है, हमें तो इस्लाम ने तो गुलाम की भी इज्जत करना सिखाई है। वो अपनी सर्विस के, आप उसको उसकी सर्विस के पैसे सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के पैसे ले रहा है आपसे, आप भी कहीं सर्विस कर रहे हैं, आप भी उसके गुलाम हैं, आप उसके पैसे ले रहे हैं। इस्लाम ने तो ये सिखाया है, वाक़या बड़ा मशहूर है कि हारून रशीद के दरबार में इमाम रज़ा गए तो दस्तरखान लगा तो उसने कहा कि इमाम से कि शुरू कीजिए, तो इमाम ने देखा यूँ पीछे तो हाथ बांधे गुलाम जो वो खड़े हुए थे, तो इमाम ने पूछा ये क्यों खड़े हुए हैं? कहा कि ये सब गुलाम हैं। तो इमाम ने कहा कि जगह बनाओ और एक एक गुलाम को एक एक बीच में, एक एक आदमी के बीच में उन्होंने कहा बैठो और ये सब साथ खाएंगे हमारे। तो इस्लाम तो इस मज़हब का यानी तालीमात का मज़हब है, बिलाल हबशी का भी नाम लिया मौलाना ने, इस्लाम इस तालीमात का कायल है। तो हम ये कौन से इस्लाम पे अमल कर रहे हैं? हम तो इंसानियत पे अमल नहीं कर रहे, इस्लाम तो छोड़ दीजिए। अगर आप दुनिया में जाके देखें तो इंसानियत भी जहाँ पर मौजूद है वहाँ भी अपने नौकरों से, अपने सबऑर्डिनेट से कोई इस तरह जिल्लत से बात नहीं करता। अच्छा, फिर वही होता है ना कि जब वो अपने घर के जो बड़े सर्वेंट्स होते हैं उनसे इस तरह बात करते हैं तो फिर बड़ों के माँ बाप से भी ऐसी बात करते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं कि ये क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, ज़बान तो दी आपने दी, शुरुआत तो आपने की है, बीज तो आपने बोया। दुनिया का ये उसूल है
ये पहले ये होता था कि मोहल्ले का बुजुर्ग अगर डांट दे तो घर पे बच्चा आके अगर कहे तो माँ बाप कहते थे सही किया उन्होंने, हाँ, डांटा बिल्कुल, ये बिल्कुल। अब हमने कहा कि मोहल्ले वाले बुजुर्ग ने डांटा, हमने कहा तुमने क्यों डांटा मेरे बच्चे को? हिम्मत कैसे हुई? फिर ये बात बोला आगे जाता बढ़ी, है। चचा ने डांट दिया, मामू ने डांट दिया, भाई आपने मेरे बच्चे को कैसे कहा, खाला ने। अब वो जो तरबियत उस देखता आया कि मेरा बाप उसको भी बुरा कर दिया, अब उसने खड़े होकर जब थोड़ा बड़ा हुआ उसने बाप से आपने मुझे क्यों डांटा, तो बात बाप पे आ जाती है, फिर माँ बाप पे आ जाती है, फिर बच्चा, आज का जो बच्चा माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा वो इसी वजह से इज्जत नहीं कर रहा। बिल्कुल जी, आज का जो मौजू था वो यही था, गुरूर और तकब्बुर, और बिल्कुल इस पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं हमारे मुफ्ती साहब ने, हमारे अल्लामा साहब ने बताई है। सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई ज़िंदगी में इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं अल्लाह की रहमतें आप पे बरसें तो आपको जब वो रहमतें मिलें तो आप अपने आप में और आज़ी ले आएँ। आज़ी लाने का मकसद ये नहीं होता कि कोई आपको छोटा है कमतर समझेगा, या आपको शैतान उस वक्त वरगला रहा होता है कि ये तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता, और जब आप शैतान के वरगलाले में आ जाते हैं तो शैतान तो चाहता ही है कि आप जहन्नुम में जाएँ। तो इस वजह से अगर अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा है उसका भी आप शुक्र करें, और जो अपने से ऊपर और नीचे लोग हैं उनका एहतराम करें। हमारी निशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है, मुफ्ती साहब आपसे दुआ की दरख्वास्त है। मैं शरी भाई दुआ से कबल बस एक जी छोटी सी जो हमारी हमेशा आखिरी में एक नसीहत होती है, हमारा मामला ये है कि हम इंसान की कदर ना उसके मनसब या उसके माल के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल, जब आप इंसान की कदर इंसानियत या मुसलमानों के बायस से करेंगे कि ये वो ऐसा इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सातों ज़मीनों कायनात बनाई, ये वो इंसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी वजह से समंदर और दरिया का निज़ाम चला रहा है, ये वो इंसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं का निज़ाम, अल्लाह तो नहीं देखता ना बांटने से पहले कि भाई ये क्या है, ये कौन है, अल्लाह सबको खिला रहा है, पिला रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। जो खालिक जिसको पाल रहा हो, मेरी क्या औकात बनती है कि मैं उसमें डिस्टिंग्विश करूं या डिस्क्रिमिनेट करूं, या मैं बोलूं कि ज़बान, नस्ल, रंग की बुनियादों पर मैं ये करूं। तो सबसे पहले हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हम किसी की इज्जत क्यों कर रहे हैं, उसके इंसान होने के सबब। इसमें एक रिवायत और बात ख़त्म कि एक जनाजा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, तो हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बे को, कमीज़ को खींचते फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह यहूदी है, मुसलमान नहीं है। तो रसूल फरमाते हैं मैं यहूदी के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं तकरीम इंसानियत के लिए खड़ा हुआ हूँ, वो इंसान है। तो याद रखिए, जब हम ये अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। इंसान की कदर करें और उसके मनसब या माल की कदर ना करें, तो ये खुद ही अनाज सब कुछ चला जाएगा। तमाम हज़रात दुआ के लिए हाथ उठा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिकुल, या कुद्दूस, या सलाम। या अल्लाह, जो ट्रांसमिशन में अल्लाह नेक बातें हुई, या अल्लाह ना तकब्बुर, हमें इन तमाम तरह हराम चीज़ों से अल्लाह तमाम उम्र महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारे दिल में ना कभी हसद हो, ना कभी कीना हो, ना कभी बुग़्ज़ हो। या अल्लाह, इस दिल में सिर्फ मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत असहाब कराम, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और या अल्लाह ये दिल बने तो या अल्लाह तेरा घर बने, या अल्लाह ये दिल बने तो इस दीन का गहवारा बने, या अल्लाह ये दिल बने तो इस्लाम की मोहब्बत से हमेशा चारागर हो। या अल्लाह, हमें हमेशा दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे नस्लों को दीन इस्लाम की पैरवी करना नसीब फरमा। या अल्लाह, टीवी पर जितने हजरात हमें देख रहे हैं, इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, या अल्लाह, और जो यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह, जितने भी अजीज अकारिब, या अल्लाह, बड़े असाज़ा कराम खानदान के अंदर जितने लोग छोटे बड़े इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, या अल्लाह, उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, हमारे सामईन नाज़रीन में से स्टेज पे यहाँ मौजूद या पीछे कैमरे के पीछे मौजूद तमाम लोग जो बीमार हैं, जिनके खानदान में कोई बीमार है, अजीज व अकारिब बड़ों में कोई बीमार है, असाज़ा किराम बीमार हैं, या अल्लाह, कोई रूहानी मसाइल हो, मुआशी मसाइल हो, या अल्लाह, कोई समाजी मसाइल हो, या अल्लाह, मैं तमाम के मसाइल को नहीं जानता, या अल्लाह, तू सबको जानता है, तमाम मसाइल को जानता है, या अल्लाह, तू हल करने वाला है। या अल्लाह, तू तमाम के गैब के खजानों से मदद फरमा। या अल्लाह, तू तमाम के गैब के खजानों से मदद फरमा। या अल्लाह, जो वालिदैन हैं, या अल्लाह, जिनके घर पे औलाद नहीं है, या अल्लाह, या वो वालिदैन जिनके औलाद नाफरमान हो चुकी है, या अल्लाह, उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो नाफरमान हो चुकी है, या अल्लाह, उनको उनका फरमा बरदार कर दे। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जितने नासूर हैं, जो इस्लाम की
दरमियान फूट डालना चाहते हैं, या अल्लाह हमारे मुल्क की तरफ गंदी निगाहें जमा कर बैठे हैं, या अल्लाह उन तमाम निगाहों को नेस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह इस मुल्क को अमन का गहवारा बना, या अल्लाह हमारे तमाम घरों को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह नाचाकियों से, या अल्लाह फरेब से, या अल्लाह हसद कीना बोग से, या अल्लाह हमारे घरों को महफूज फरमा। या अल्लाह मेरे या बड़े या जितने भी खानदान के जिसके भी बड़े घर में मौजूद हैं, या अल्लाह उनका साया हमेशा तादेर हम पर कायम उदायम फरमा। या अल्लाह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन।